उसके अंदर ये हो सकता है कि उसका नोज़ के डॉर्सम यानी कि ये एरिया डिस्टर्ब हो, इसको हमने करेक्ट करना हो। उसकी टिप जो है बैठी हुई हो, इसको हमने लिफ्ट अप करना हो। उसके ये जो स्ट्रक्चर जिसको हम एलास कहते हैं, ये ब्रॉड हैं, चौड़े हैं, इनको हमने करेक्ट करना हो। अगर कोई बच्ची जिसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या आप हमारे तवसल से उनको एक बेहतरीन डिस्काउंट दे सकते हैं? लाइपोसक्शन का मतलब है कि आपने जो बॉडी से फैट है उसको आपने रिमूव करना है। इसमें गैस्ट्रिक बैलून एंडोस्कोपी के थ्रू डालते हैं, उससे 10 से 12 केजी वेट रिड्यूस हो जाता है। उन्होंने बताया कि उनका जो है उन जगहों पे फैट ज़्यादा आ गया जहाँ पे नॉर्मली लोगों का नहीं होता, बिकॉज़ मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैं कोई 10, 12, 15 डॉक्टर्स का पॉडकास्ट कर चुका हुआ हूँ और उनसे भी काफ़ी नॉलेज इकट्ठा कर चुका हुआ हूँ। अब मेरे पास ना क्रॉस क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, मतलब ये 6 महीने के अंदर ये ठीक है, ये रिंगल्स नहीं बनेंगे, उसके बाद दोबारा बढ़ाने फिर से होंगे। बनना है डिफरेंट होंठों के अंदर भी यही फिलर होता है? डिफरेंट डिफरेंट मैंने जैसे आपको बताया ना कि इनकी थिकनेस या कंसिस्टेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ होते हैं जो सुपरफिशियल एरियाज के लिए यूज़ होते हैं, कुछ होते हैं जो मीडियम थिकनेस मीडियम डेप्थ के लिए यूज़ होते हैं, कुछ हैं वो ज़्यादा डेप्थ यानी कि वॉल्यूम देने के लिए यूज़ होते हैं। इसको इंजेक्ट करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। अगर ये रॉन्ग कहीं इंजेक्ट हो जाए और कहीं आपकी जो ब्लड वेसल या खून की नालियाँ होती हैं उनके अंदर चला जाए तो आपकी खून की नालियों को ब्लॉक कर सकता है। क्यूरियोसिटी हो रही है सवाल पूछने की, सर आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? इतना सिंपल या आसान होता तो ये हम 10-12 साल जो है इस पढ़ाई के अंदर जो है वो डॉक्टर्स ना बिल्कुल, और लगाते। दूसरी बात पढ़ाई भी उनसे जो बहुत काबिल है। या हेयर स्टाइलिंग के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, उनकी वजह से हेयर लॉस हो रहा होता है। स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस होते हैं, ये लगवाना सेफ होते हैं? लेकिन जिन लोगों को कुछ साल पहले से काफ़ी साल पहले जल चुके हैं और पे निशान है, उनकी भी अभी सर्जरी करके वो ठीक हो सकते हैं? जो एक्यूट बर्न होते हैं, ताज़ा जले होते हैं, उसमें हम सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देते हैं कि आप उसको वॉश करें। तो शायद भी एक मेडिकली प्रूवन ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो पुराने दौर में भी यूज़ होती थी। डॉक्टर सेड आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट, ताकि हमारे जहन में किसी भी तरह का कोई वसवसा, कोई सवाल या कोई शक व शुबहात हैं, तो वो डायरेक्टली डॉक्टर साहब से पूछ के दूर किए जा सके। आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं वो है डॉक्टर अब्दुल मालिक, जो कि कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज इनसे हम अपने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा वरी रहते हैं या हमारे जहन में बहुत से शक शुबहात रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मालिक है। मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ प्लास्टिक सर्जरी में और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिन्ना बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में जो है वो एज़ ए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर काम कर रहा हूँ और साथ में सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल है मॉडल टाउन एक्सटेंशन में, वहाँ पे मैं अपनी इवनिंग प्रैक्टिस क्लिनिक जो है वो क्लिनिक के तौर पे करता हूँ जो है ना। अच्छा, मैं बताता चलूँ सर, डेफ़िनेटली आज का टॉपिक मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज़ मेरे ही ख़्याल में बहुत से ऐसे शक-शुबहात और वहम हैं इस ख़ास करके इसको लेके, और मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि जो आपने मुझे टाइम दिया, और मैं अपने शक-शुबहात के साथ-साथ ऑडियंस के भी बहुत से सवाल लेके बैठा हूँ जो मैं आपसे पूछ सकूँगा। बिकॉज़ आपको पता है कि हमारे क्या मतलब पूरी दुनिया में जितने भी शोबिज़ के लोग हैं, एक्टर्स हैं, वो सब करवाते हैं और जनरल पब्लिक को लगता है कि ये सब गलत है। सही। आपको पता ही होगा। उसकी वजह से ये कहा जाता है कि नहीं, इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नहीं इन चीज़ों से नुकसान होते हैं। मतलब जैसे कि बहुत से लोगों के अगर मतलब किसी एक आधे का ये फ़ेल हो जाए प्लास्टिक सर्जरी, या फिर आपने मैंने 2-3 केस देखे हैं, बाद में वो ठीक हो भी जाते होंगे, लेकिन जब वो खराब होते हैं तो वो वायरल ज़्यादा हो जाते हैं। सही कह रहे आपको हैं। तो मतलब मैंने खुद 2-4 ऐसे केस देखे हुए हैं। तो उसके बाद थोड़ी-सी और बात भी करूँगा। चलिए, अब आते हैं टॉपिक की तरफ, इसको ज़्यादा लेकिन हम इसको ना कुछ इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग बना के रखेंगे ताकि ना जी, अच्छा ज़रूर। सर, सबसे पहले बताएँ इंट्रोडक्शन के तौर पे ही, ये प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली क्या होता है? एक्चुअली मैं थोड़ा-सा इसको बैकग्राउंड आपको बताता जाऊँ कि जो प्लास्टिक सर्जरी है बेसिकली ये एक ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म का मतलब ये है कि प्लास्टिक सर्जरी में जो है ना इसका मतलब होता है टू मोल्ड और टू रीशेप, यानी कि हम डिफरेंट जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम मोल्ड या रीशेप करते हैं जो है ना। पहली बात तो ये है, ये ग्रीक वर्ड है जो है ना। दूसरी बात ये है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है ओवरऑल एक ब्रॉड टर्म है, बट इसके अंदर जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज में जो मेन 3 कंपोनेंट आ जाते हैं। नंबर 1 उसके अंदर रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी आती है, दूसरा कंपोनेंट होता है कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी का और तीसरा कंपोनेंट उसके अंदर होता है बर्न सर्जरी का। बेसिकली ये 3 ओवरऑल कंपोनेंट्स मिला के हम इसको एक प्लास्टिक सर्जरी का नाम देते हैं।
बट जिन लोगों के ज़हन में समटाइम्स ये होता है कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब सिर्फ़ कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो वो ये नहीं है, बट ये ओवरऑल एक कंबाइंड टर्म है जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी के तौर पे लेते हैं। सर इसमें प्लास्टिक का वर्ड यूज़ क्यों होता है? जी, मैं वही आपको बता रहा था कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक ग्रीक वर्ड है। प्लास्टिक ग्रीक वर्ड के अंदर टू मोल्ड और टू रीशेप के तौर पे जो है ना अच्छा। इसको लिया जाता है। तो इसीलिए जो है ना उसको वो प्लास्टिक सर्जरी के तौर मुझे पे लगा लेके जो शायद है कोई ना प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ की नहीं, जाती ये हैं। लोगों को मिसकंसेप्शन है मैं कि कोई मेरा भी ऐसी है, चीज़ मैंने होती आपको है। शुरू में कहा था कि मेरे खुद के बहुत ज़्यादा शक-शुबात हैं जी, और मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा तो पहले तो मैं अपने ही शक पूछता हूँ अपने जो बिल्कुल हैं, सही। लेकिन उसके साथ-साथ मैंने ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चन रखे होते हैं। तो मतलब मुझे पता चला जी ये प्लास्टिक इंग्लिश वाला नहीं है, कोई हाँ, ग्रीक वर्ड है जी। जी इसका क्या बिल्कुल। मतलब है सर? टू मोल्ड और टू रीशेप यानी कि किसी चीज़ को हाँ, मोल्ड किसी करके को उसको रीशेप हाँ, करते हैं जो मतलब है ना, पहले से बेहतर शक्ल में लेके बेहतर आना। शक्ल में किसी मतलब भी मैं आपकी बात को समझ फेज़ में सका जो हूँ। है ना। अच्छा चलें सर हम आते हैं थोड़ा-सा आगे। अच्छा अब आपने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी के अंदर ही कॉस्मेटिक सर्जरी और ऐसे ही है, ये चीज़ें आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास जो है अच्छा सर पाकिस्तान में इस टाइम प्लास्टिक सर्जरी की डिमांड बढ़ती तो जा रही है, मुझे आई नो इस वजह से हमने भी आपसे सर रिक्वेस्ट की थी। लेकिन इसकी कितने परसेंट जो है ज़रूरत आपको नज़र आती है? एक है शौक और एक ज़रूरत, इसमें आप फ़र्क बता सकते हैं? एक्चुअली बात ये है कि आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है, इस सोशल मीडिया के दौर में हम में से हर पर्सन जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा होता है। जब वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वो डिफरेंट आप कहें कि वीडियोज़ आ रही होती हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। लोगों को अपनी शक्ल को, अपनी सूरत को, अपनी शेप को बेहतर करने के। तो इसलिए जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं भी आइडिया होता तो उनका भी इंटरेस्ट जो है डेवलप होता है कि मैं खुद को जो है बेहतर बना सकूँ या बेहतर फीमेल होती हैं बेहतर बना सकूँ, ठीक है? तो इस चीज़ को लेके लोग जो है कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रुझान लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ट्रेंड जो है प्लास्टिक सर्जरी का वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सर इसमें अपना थोड़ा-सा एडिशन ये करना चाहूँगा कि एक बात तो कन्फर्म है कि आने वाला वक़्त कंटेंट क्रिएशन का ही है। मतलब हर बंदे को हर लिहाज से अपनी प्रोडक्ट का कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब जी, स्टार्ट में कोई भी लड़का या लड़की या कोई भी जॉब या कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो तो नहीं किसी को हायर कर सकता। तो उसको अपनी ही वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी। जैसे मैंने भी आज से कोई 5-7 साल पहले अपनी ही वीडियो सेव की थी। और आई बिलीव के बंदे को कम से कम ऑब्वियसली अपेरेंटली इतना होना चाहिए कि वो लोगों को कम से कम गुड लुकिंग लगे। इस ठीक है। वजह से मेरे ख्याल से ये ज़रूरत आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाएगी बिकॉज़ क्योंकि अब डेफ़िनेटली सी बात है पहले वाला दौर कुछ और था, ये ज़रूरत के हिसाब से हर बंदे को अपने आप को लुक गुड रखना है ताकि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके। वो किसी मीटिंग में जाता है, वो किसी कहीं पे भी जाता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो मैटर करती है उसकी हर डील के अंदर, बिज़नेस डील के अंदर। आपकी बात से मैं कुछ हद तक एग्री करूँगा और कुछ हद तक मैं आपको मतलब इसकी मज़ीद क्लेरिफ़िकेशन ये भी देना चाहूँगा कि समटाइम्स जो है ना जैसे हम कहते हैं आपने पहले भी बताया कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो मतलब फ़ेल क्यों हो जाती है या इसके प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। अब इसमें बात यही होती है कि कुछ लोगों को तो इन एक्चुअल नीड होती है जो है ना कॉस्मेटिक सर्जरी इन चीज़ों की इम्प्रूव करने के लिए, बट कुछ लोगों को नहीं होती। बट जब उन कुछ लोगों को नहीं होती नीड, अगर वो इस तरफ चले जाते हैं, अनड्यू प्रोसीजर्स करा लेते हैं, तो उसके फिर उनको साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हुँ। जिसकी वजह से उनकी बॉडी शेप या जो भी फेशियल फीचर्स होते हैं, वो उनको ठीक करा रहे होते हैं, बट ठीक कराने के चक्कर में वो अपने फेशियल फीचर या बॉडी फीचर जो है ना खराब भी कर लेते खराब हैं। कर लेते। तो इसलिए उसकी एक पहले प्रॉपर असेसमेंट होती है, तो फिर ही हम फैसला करते हैं कि इसको वाक़ई में ज़रूरत है या नहीं है जो है ना। बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्फ़िक करता हूँ कि नाउज़ुबिल्लाह कोई बच्चा गिर जाता है, अक्सर मैंने ये देखा है कि उनका ये हिस्सा अक्सर लोगों का कटा होता है। तो वो जब करवाने जाएँगे तो उनकी जैसे कि लड़की है, बेटी है, उसकी शादी होने वाली है, तो उसकी अगर ये चीज़ कटी हुई है तो वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ले तो उसके लिए ज़िंदगी में आसानी है। सही और बात। दीन में भी है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर और अपनी खूबसूरती के ऊपर जो जायज़ तरीके से काम कर सकते हो। हाँ, आपकी बात से मैं इसलिए मुत्फ़िक हूँ, मैं आपको इवन मशकूर हूँ कि आपने ये रियलिटी को लेके आए सामने कि हाँ, कि जब ज़रूरत है तो करवाओ और बिल्कुल जब ऐसे है। ज़रूरत नहीं है तो करवाने के साइड इफ़ेक्ट ऑब्वियसली होंगे क्योंकि अल्लाह ने अगर बिल्कुल। आपको खूबसूरत बॉडी दी है, आपको फिर भी उससे ऊपर लेके आना है, तो ये फिर आपका समझने एक लालच है जिसकी आपको सज़ा सही मिलनी है। कह रहे हैं। अच्छा चलिए। सर अगला सवाल मैं ये करता हूँ कि कौन-सी सर्जरी सबसे ज़्यादा लोग करवाते हैं? एक्चुअली आजकल जो है मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट ट्रेंड्स आप कहें कि चल रहे हैं जिसमें नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से है। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में आप कहें तो जैसे बोटॉक्स है, फिलर है
या थ्रेड लिफ्ट है, उसके बाद लेज़र है, इस तरह की ट्रीटमेंट जो है ना वो बहुत कॉमनली जो है ना वो हो रही हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में फीमेल के अंदर जैसे राइनोप्लास्टी यानी कि नोज रीशेपिंग सर्जरी है वो बहुत कॉमनली हो रही है। उसके अलावा फेस लिफ्ट सर्जरी है जो मिडिल एज या ओल्ड एज फीमेल्स हैं वो कराती हैं। उसके बाद जो है वो ब्रेस्ट सर्जरीज फीमेल के अंदर काफ़ी कॉमन है। फिर लाइपोसक्शन है, और या एब्डोमिनोप्लास्टी जिसको हम टमी टक कहते हैं, जो है ना फीमेल्स जिनके बच्चे होते हैं यानी कि डिलीवरीज होती हैं, उसके बाद उनका एब्डोमेन लूज हो जाता है, उसको अपनी रीशेप करने के लिए कर रही होती हैं। इसी तरह से मेल के अंदर जो है वो मेल की जो चेस्ट होती है वो बढ़ जाती है, जो इसमें 99% तो उसकी रीज़न नहीं होती, बट बाकी 1% केसेस के अंदर उसमें डिफरेंट रीजंस होती हैं। बट वो उस पे जो है ना अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। उसको हम अपनी प्लास्टिक सर्जरी में गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। तो वो गायनोकोमेस्टिया सर्जरी की जो डिमांड है वो मेल के अंदर बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब इस तरह से मेल और फीमेल में थोड़ी डिफरेंशिएशन है। मेल में भी लाइपोसक्शन और बाकी प्रोसीजर्स की डिमांड भी है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इन दोनों में चल रही है जो है ना। चलिए, मुझे ना एक बड़ा मज़ा आता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स का पॉडकास्ट करता हूँ। ये जो अभी आपने मेल चेस्ट की बात की ना, ये मुझे याद है कि मैं एक चाइल्ड हार्मोन स्पेशलिस्ट मैम हैं, डॉक्टर हैं, जिनका मैं पॉडकास्ट कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो हम हमारे अंदर बच्चों में ना ये हार्मोन इम्बैलेंस आ रहे हैं, इस वजह से बच्चों में होता है। ये किस वजह से, मैं साथ साथ बताता जाऊँ कि ये जो ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम चिकन खाते हैं इससे हो। चिकन का इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है ये हम जो चीप प्लास्टिक यूज़ करते हैं ना, मतलब बच्चों को हम सस्ते खिलौने लेके दे देते हैं, वो अगर मुँह में डालता है, और उसकी वजह से ना, और सस्ता कॉस्मेटिक यूज़ करने से, ये मुझे मैडम ने बताया था। आपको मैं ये जो है बटन साथ ऐड कर देता हूँ, उनका पॉडकास्ट आप सुनना चाहें सुन सकते हैं। उन्होंने मुझे बाकायदा बताया था कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि चिकन खाने से ना बच्चियों का जो है बहुत ज़्यादा होता है हार्मोन इम्बैलेंस। चिकन का इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में खाया जाता है। अगर इतना ही साइड इफ़ेक्ट होता तो ये यूरोप में, अमेरिका में भी बैन होता। ऐसा। लेकिन उससे ज़्यादा मसला ये जो आप डेफ़िनेटली, मैं आपसे भी पूछने ही वाला हूँ चीप कॉस्मेटिक के बारे में। ये चीप कॉस्मेटिक जो जो सस्ता और ठक्कर क्वालिटी का होता है, और साथ में ये जो बहुत घटिया किस्म का जो प्लास्टिक होता है, जैसे कि बच्चों के खिलौने होते हैं हल्की क्वालिटी के रिसाइकिल के, उससे बच्चा खेलते हुए मुँह में डाल रहा होता है। इससे बच्चों का जो है ना हार्मोन इम्बैलेंस होता है। सॉरी सर, मैंने ये बीच में बात करना ज़रूरी लगी। अच्छा चलिए सर, हम सर ये चीप और कॉस्मेटिक से डेफ़िनेटली, अब आपका तो ये स्टडी आपको ज़्यादा ही पता होगा, इससे कितना बॉडी को नुकसान पहुँचता है? एक्चुअली अब इस तरह से है कि चीप कॉस्मेटिक्स के अंदर हम अगर कहें ना तो मतलब जो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो वो हमने देखने होते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली हैं क्या जो है ना। तो अगर आपको लगता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स इस तरह के हैं जो बॉडी के लिए डेंजरस हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स या ट्रीटमेंट्स हैं जिसके अंदर लोग स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अब स्टीरॉइड्स के जो है वो फ़ायदे तो होते ही हैं, लेकिन स्टीरॉइड्स के अपने नुकसान होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका बॉडी वेट गेन हो सकता है, या बाकी आपके हिरसुटिज़म जिसको हम कहते हैं कि बॉडी पे हेयर्स जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। मतलब इस तरह के नुकसान उसके अंदर आते हैं। तो इसलिए आपने बेसिकली उसको जब भी लेना है, एक तो ये है कि जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो आपने लेनी है। दूसरी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो इंग्रीडिएंट्स या जिसको हम कहते हैं बेसिकली कंपाउंड एक्चुअली है क्या? क्योंकि ब्रांड नेम जो है ना हर चीज़ के मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपने जो है बेसिकली उसके अंदर जो कंपाउंड है वो देखना है वो एक्चुअली क्या है। एक्चुअल वो मटेरियल होता है जिससे आपको ओवरऑल यानी कि ट्रीटमेंट्स, बेनिफिट्स या साइड इफेक्ट्स उस चीज़ के पता चल रहे होते तो हैं जो सर है ना। वो हम जनरल पब्लिक को तो पता नहीं ना चल सकता कि इसके इंग्रेडिएंट्स या कंपाउंड्स क्या हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो आप हमें कुछ बता सकते हैं कि जो बिल्कुल ही सस्ती क्रीम्स मिलती हैं, मतलब ये फेयर लवली वगैरह तो बेहतरीन भरी को जो है कंपनीज है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मुझे आइडिया नहीं है। बस मैं वैसे कह रहा हूँ कि जैसे अब शालमी से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और होलसेल में मिलते हैं, और लोग क्या करते हैं बाज़ारों में जाते हैं, बगैर ब्रांड के भी लिपस्टिक्स लड़कियाँ चेक करती हैं। वो अब डेफ़िनेटली लिप्स के साथ लगा रही है, तो उसका तो अंदर जाएगा, इन्हेल होगा। अब कोई बिल्कुल सस्ती वाली लेती है, कोई महँगी वाली लेती है, तो क्या पॉसिबल हो गया सस्ती वाली में कुछ ऐसे केमिकल हों जो कि महँगी वाले में नहीं होंगे, क्योंकि वो सस्ती इसी वज़ह से है? बात आपकी बिल्कुल ठीक है जो है ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि एक चीज़ आपको स्टेरॉइड्स बताए, और इसी तरह से जो डिफरेंट और केमिकल्स होते हैं वो केमिकल उसके अंदर इंक्लूडेड हो सकते हैं।
और इसी वजह से जो आप कह रहे थे कि जो है ना मतलब जैसे हम कहते हैं जी बॉडी ग्लो के क्रीम्स हम यूज़ कर रहे हैं या फेस ग्लो के लिए हम डिफरेंट जो है वो क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैं भी खुद किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी क्रीम का, बट मैं इसलिए बार-बार ये कहना चाह रहा हूँ कि इंग्रीडिएंट्स को हमने एक तो देखना है और दूसरा जैसे कुछ ऑथेंटिक कंपनीज़ होती हैं जिनकी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, आपने उनको यूज़ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने यूज़ करने से पहले अपने किसी भी जो है ना मतलब ऑथराइज्ड या क्वालिफाइड डॉक्टर जिसके अंदर डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, प्लास्टिक सर्जन हो गए, आप उनसे अपना एक ओपिनियन ज़रूर लें कि भई आप ये चीज़ यूज़ करना चाह रही हैं तो क्या आपको ज़रूरत है या आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं यूज़ करनी। अच्छा सर, मैं अपनी ऑडियंस के तवज्जुह से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सर कैसे हो सकता है एक बच्ची ने एक छोटी-सी लिपस्टिक लेनी है, वो गाँव में रहती है और वो किसी डॉक्टर से, मैं ये मेरा पॉडकास्ट का मतलब ये है कि वो लोग सुन लें और उनको एक आइडिया हो जाए। सर आप किसी ब्रांड का नाम ना लें, लेकिन हाँ, उनका नाम ना लें जो नहीं लेने। जो लेने हैं वो तो ले सकते हैं, एक मिड रेंज जो सस्ते भी हों। ये आप ले सकते हैं, प्लीज़। एक्चुअली अब इस तरह से है क्योंकि कि इंग्रीडिएंट्स बच्चों को नहीं जी, पढ़ने आते, ना वो पढ़ेंगे। आपने हमारी ऑडियंस के लिए आसानी पैदा करके देनी है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बीइंग ए प्लास्टिक सर्जन्स या कॉस्मेटिक सर्जन्स बेसिकली जो हमारा मेन फोकस होता है वो टुवर्ड्स दी सर्जरी। हम मेन जो है ना फोकस कर रहे होते हैं टुवर्ड्स सर्जरी। ये जो इस तरह के छोटे-छोटे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये हमारे जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या इस तरह के मतलब के जो डॉक्टर्स होते हैं वो इन चीज़ों को देख रहे होते ठीक, हैं। ठीक, ठीक, तो ठीक। बेसिकली जो है ना वो इस चीज़ को बेहतर वे में मैं आपको आप बता मैं आपकी सकते बात हैं कि समझ गया। उसमें ये क्या भी चीज़ जो ये है। भी आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि जी आप चीज़ों को सही हमारे नहीं, सामने रख रहे हैं। क्योंकि हाँ, मुझे जो मेरा फ़ील्ड है जो है ना मुझे चाहिए कि मैं अपने फ़ील्ड पे फ़ोकस सॉरी। करके हाँ, लोगों को जो है ना मतलब ये चीज़ बता सकूँ कि जो है ना ये चीज़ मेरे रिलेटेड है, ये चीज़ किसी और डॉक्टर के रिलेटेड है, ये चीज़ किसी और डॉक्टर के रिलेटेड है, ताकि जो भी पर्सन है या पेशेंट है, वो एक ऑथेंटिक बंदे के पास, ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट करा मैं सके समझ जो गया है हूँ ना। आपकी बात। बहुत मैं आपका इसके लिए फिर दोबारा से कहूँगा कि आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने वो जो चीज़ हमारे क्लियरली आप बता सकते हैं, वो बता रहे हैं, ताकि हम चीज़ों को बिल्कुल बेहतरीन और साफ-शफ़ाफ लेके चल सकें। सर ये नोज़ जॉब और राइनोप्लास्टिक ये क्या होते हैं? जी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मतलब हमारे फेस का एक जो प्रोमिनेंट पार्ट है वो नोज़ है, ठीक है? जब भी किसी को आप देखते हैं या लोग किसी को देखते हैं, तो उसको सबसे जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है फेस के ऊपर वो नोज़ होता है, ठीक है? इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने नोज़ के बारे में, उसकी शेप के बारे में काफ़ी कंसर्न होते हैं। तो जो राइनोप्लास्टी है या नोज़ जॉब है बेसिकली वो ये है कि जिन लोगों को मतलब नोज़ शेप उसकी जो है वो ठीक नहीं है, स्किन उसकी ठीक नहीं है, डेविएटेड है यानी कि टेढ़ा है नोज़, या उसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कि सेप्टम या हड्डी, नरम हड्डी जिसको हम अपनी आम ज़बान में कहते हैं, वो टेढ़ी है, या ओवरऑल जो नोज़ है वो चौड़ा है, ब्रॉड है। तो इन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए जो हम सर्जरी करते हैं, उसको हम राइनोप्लास्टी कहते हैं, यानी कि नोज़ रीशेपिंग सर्जरी जो है ना बेसिकली। अच्छा सर, इसका प्रोसीजर क्या होता है? एक्चुअली जो नोज़ रीशेपिंग सर्जरी है, इसमें सर्जिकल प्रोसीजर बेसिकली होता है। वो हम जनरल एनेस्थीसिया यानी कंप्लीट एनेस्थीसिया के अंदर हम करते हैं। उसमें ये होता है कि हमने पहले जब पेशेंट हमारे पास आया होता है तो उसको हमने असेस किया होता है और एक डिसीजन हमने लिया होता है कि इसके कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो डिस्टर्ब हैं, जो हमने करेक्ट करने हैं। उसके अंदर ये हो सकता है कि उसका नोज़ के डॉर्सम यानी कि ये एरिया डिस्टर्ब हो, इसको हमने करेक्ट करना हो। उसकी टिप जो है बैठी हुई हो, इसको हमने लिफ्ट अप करना हो। उसके ये जो स्ट्रक्चर जिसको हम एलर्स कहते हैं, ये ब्रॉड हैं, चौड़े हैं, इनको हमने करेक्ट करना हो, या अंदर से जैसे मैंने बताया कि सेप्टम उसका टेढ़ा है, तो उसको हमने करेक्ट करना हो। तो इन स्ट्रक्चर्स को जो है ना बेसिकली हम करेक्ट कर रहे होते हैं। और उसमें ये होता है कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ये तकरीबन 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर होता है। और हम यहाँ पे एक छोटा-सा कट लगाते हैं जो बाहर नज़र आता है, बाकी हम टोटली अंदर से जो है वो उसको सर्जरी कर रहे होते हैं। हुँ। अंदर से सर्जरी करके जो-जो स्ट्रक्चर्स हमने करेक्ट करने होते हैं, उनको हम करेक्ट करते हैं। और उसके बाद फिर हम सर्जरी क्लोज़ करके और 2 दिन के लिए हम नोज़ को पैक कर देते हैं। और यहाँ पे एक ड्रेसिंग हुई होती है, स्प्लिंट उसको हम कहते हैं, वो तकरीबन 7 डेज़ के लिए रहता है। तो ये एक मतलब सर्जिकल प्रोसीजर होता है और उसके बाद उसका फिर एक रिकवरी टाइम होता है जो 2 टू 3 मंथ चल रहा होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसमें मसाज और बाकी चीज़ें उसको एडवाइस कर रहे होते हैं।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जी। सर ये ऑब्वियसली इस पे कोई आपने जैसे बताया कि सिर्फ़ नीचे की तरफ कट लगता है, तो निशान वग़ैरह नज़र ही नहीं एज़ आता। सच विज़िबल नहीं होता जो है ना किसी को मतलब। मतलब ऐसा भी हुआ कि इस साइड से भी कट लगाना पड़ता हो? बहुत रेयरली जो है ना ऐसी चीज़ होती है कि हमें साइड से बाहर से कट लगाना पड़े अनलेस के अगर हमें मैंने बताया जैसे कि ये चीज़ हमारी बाहर को है ब्रॉड है एला जो चौड़े हैं उसको हम एलर फ्लेयरिंग कहते हैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी के अंदर। उसमें हम समटाइम ये करते हैं कि यहाँ पे हम कट देते हैं छोटा और उसके बाद ये जो जो भी एक्स्ट्रा टिश्यू होता है उसको हम रिमूव करते हैं। एक्स्ट्रा टिश्यू को रिमूव करके देन हम स्टिच बैक करते हैं। तो उसके निशान भी यूजुअली यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। तो वेरी रेयर हुँ। होता है कि वहाँ पे उसके मतलब के निशान नज़र आ रहे हों, बट पॉसिबिलिटी होती है। मैं ये नहीं कहता 100% जो है ना, बट 5% चांसेस होते हैं कि विज़िबल हो जाएँ, अदरवाइज़ ओवरऑल जो है विज़िबिलिटी एज़ सच नहीं होती। अच्छा चलिए मुझे एक चीज़ ये बताएँ कि इसका डेफ़िनेटली मेरे मतलब जितनी मेरी समझ कहती है इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। बिकॉज़ इसमें हमने यही ऐसा कुछ नहीं है मतलब जैसे नाउज़ुबिल्लाह किसी की पाँव की हड्डी टूट जाए उसको जैसे कि ऑपरेट किया जाता है ये बिल्कुल उसी तरह से ऑपरेट है। लेकिन ये ज़रा टेक्निकली थोड़ा मतलब फेस रिलेटेड है तो थोड़ा मतलब ज़्यादा एहतियात वाला काम होगा अ, बस। देखें जैसे मैंने आपको पहले बात की है कि जो नोज़ है, वो हमारा फेस का एक जो है ना प्रोमिनेंट पार्ट है। तो इसकी जो सर्जरी है, वो भी उसी तरह से बड़ी फाइन सर्जरी होती है। बिल्कुल वही। और फाइन सर्जरी जो है, जब तक एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड डॉक्टर जो है परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसमें फिर आपके रिस्क होते हैं कि वो सर्जरी खराब भी हो बिल्कुल सकती है ऐसे। जो है ना। तो आपकी शेप पहले से भी खराब हो सकती है। तो इसलिए जब भी आपने ये सर्जरी कराने का सोचना है, एक तो सबसे पहले जो है आप अपने डॉक्टर का इंतखाब जो है क्वालिफाइड डॉक्टर का इंतखाब करें, ताकि उससे जो है अपनी आप असेसमेंट कराएँ। असेसमेंट के बाद एक डिसीजन हो कि वाक़ई भई आपको फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो फिर जिस चीज़ की ज़रूरत है आप क्वालिफाइड डॉक्टर से ही उसी चीज़ को एड्रेस कराएँ जो है ना। अनड्यू जब आप सर्जरी की तरफ जाते हैं तो उसके फ़ायदे के साथ समटाइम नुकसान ऐसे होते हैं जो फिर बाद में रिवर्स करना समटाइम्स मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि जब दूसरी दफ़ा सर्जरी हो रही होती है किसी चीज़ की, हम उसको कहते हैं रिवीजन सर्जरी। या नोज़ की अगर सर्जरी हो तो उसको हम कहते हैं रिवीजन राइनोप्लास्टी। जब रिवीजन राइनोप्लास्टी कर रहे होते हैं अगर किसी डॉक्टर और ने मतलब सर्जरी की हुई है जो नॉन क्वालिफाइड था और उसमें प्रॉब्लम्स आए हुए थे, तो उस टाइम आपको डिफ़िकल्टीज़ होती है क्योंकि जो भी अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल आपके स्ट्रक्चर जहाँ-जहाँ एडजस्ट हुए होते हैं, तो सर्जरी की वजह से वो सारे स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हुए होते हैं। तो जब आप डिस्टर्ब स्ट्रक्चर्स में सर्जरी कर रहे होते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील होती है। तो इसलिए जब भी आप सर्जरी कराएँ, हुँ। क्वालिफ़ाइड बंदे से कराएँ ताकि आपको बार-बार हाँ, सर। सर्जरी जो है वो ना कराना ना पड़े जो है करवाना ना। पड़े, बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर ये बताएँ मुझे सबसे पहली बात जब नॉर्मली कुछ लोगों को ना साँस में प्रॉब्लम होती है तो इसके बाद फिर वो ऑब्वियसली वो भी इम्प्रूव हो जाता होगा, साँस लेने में आसानी होती होगी। हाँ, एक्चुअली इसमें ये है कि जो नोज़ का सेप्टम है, अगर वो समटाइम्स ना डेविएटेड टेढ़ा होता है, जो अंदर की हड्डी हड्डी होती है है वो जो है टेढ़ी ना, होती है, हाँ ठीक जी। है? वो जब टेढ़ी होती है, अब एक साइड पे अगर वो टेढ़ी है, तो क्या होता है कि वो दूसरी साइड से साँस ले रहा होता है हुँ, पेशेंट। दूसरी साइड से साँस ले के वहाँ पे अंदर एक गदूद होता है जिसको हम इंफीरियर टर्बिनेट कहते हैं, उसकी भी हाइपरट्रॉफी यानी कि वो बढ़ जाते हैं। हुँ, अब जब हम सर्जरी करते हैं नोज़ रीशेपिंग तो हम इस डेविएटेड स्ट्रक्चर्स को करेक्ट करते हैं। उसको हम कहते हैं सेप्टोप्लास्टी यानी कि सेप्टम को हमने जो डेविएटेड था उसको हमने सीधा किया। सीधा करने के बाद अब समटाइम्स ये होता है कि शुरू के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं वो क्योंकि डेविएटेड नोज़ के साथ जो है अपने साँस में एडजस्टेड होते हैं। जब आप उसको सीधा करते हैं और दूसरा जब सर्जरी हुई होती है तो सर्जरी की वजह से भी इनिशियली स्वेलिंग होती है। तो समटाइम्स ये फ़ील हो सकता है कि पेशेंट को इनिशियली ये पेशेंट महसूस करे कि मुझे तो साँस का मसला जो है वो बढ़ गया है। बट हुँ। जो रिकवरी टाइम पीरियड होता है इसका वो 3 टू 6 मंथ है। तो इसलिए हम पेशेंट को ये चीज़ समटाइम बताते हैं कि हो सकता है कि आपको इनिशियली जो है वो साँस का मसला ज़्यादा फ़ील हो। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप जो है मतलब स्वेलिंग आपकी सेटल होगी, एडिमा आपका सेटल होगा, आपका हीलिंग प्रोसेस ठीक होगा, तो ये चीज़ आपकी बेहतरी की तरफ चलती जाएगी मैं जो है ना। ठीक। अच्छा सर पाकिस्तान में नोज़ की एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कास्ट एक्चुअली आपकी डिपेंड कर रही होती है कि आप कहाँ से सर्जरी करा रहे हैं, किस डॉक्टर से सर्जरी करा रहे हैं, किस सेटअप में सर्जरी करा रहे हैं। बट जो इसकी कास्ट है वो रेंज करती है तकरीबन 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक के अराउंड। हुँ, हाँ, तो मतलब कि वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कहाँ से सर्जरी कराई है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, नॉन क्वालिफाइड है, कैसा सेटअप है, सब चीज़ें जो है ना उसमें फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उन सारी चीज़ों को मिला के ही आप एक ओवरऑल एस्टिमेट जो है वो बना रहे होते हैं।
तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इनकी भी कॉस्ट अच्छी खासी है या यहाँ पे तो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से जो है ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। बट क्योंकि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है ये यूजुअली गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप्स में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या बर्न सर्जरी के प्रोसीजर्स ही आप लोगों को इतने करने पड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप कॉस्मेटिक सर्जरी अगर करना शुरू कर दें तो वो बेचारे जिनको ज़रूरत होती है एक्चुअली समझ गया वो मैं बेचारे आपको। रुल जाते हैं जो है अच्छा सर, मैं आपने जैसे पहले कहा था कि आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाए, वो तो हमने ढूँढ लिया। अब ये है कि देखें, अब हमारा पॉडकास्ट सुनती है, मतलब माशाल्लाह अल्लाह करे ये बहुत से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। अगर कोई बच्ची जिसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा और वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या आप हमारे तवज्जुल से उनको एक बेहतरीन डिस्काउंट दे सकते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट अ, करूँगा कि ये हमारे तवज्जुल से आप कुछ लाज़मी डिस्काउंट दें, ताकि उन बच्चियों को भी फ़ायदा हो सके जिनकी ऑब्वियसली आपको पता है शादी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड अप कर दूँगा। एक तो ये है कि मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं बिल्कुल ज़रूर उनको डिस्काउंट दूँगा। दूसरी बात ये होती है कि जिन पेशेंट्स को इन एक्चुअल नीड होती है, जिनका सेप्टम यानी कि टेढ़ा होता है, डेविएटेड होता है, उसको हम मतलब कि हम कहते हैं कि इसको फंक्शनल प्रॉब्लम है। मतलब इसको एस्थेटिक या खूबसूरती का प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो फंक्शनल प्रॉब्लम होता है बेसिकली हम उसको फंक्शनल प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए फिर अपने गवर्नमेंट सेटअप में भी इन बिटवीन हम चीज़ों को एडजस्ट करके कोशिश करते हैं कि जिनका फंक्शनल इशू है उसको हम वहाँ पे एड्रेस कर सकें जो है ना। तो ये चीज़ भी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्राई करते रहते हैं कि जिनको वाक़ई में ज़रूरत है और फंक्शनल प्रॉब्लम है हम उनको वहाँ पे एडजस्ट करें और नॉन अफोर्डिंग लोग हैं जो है हुँ, ना जैसे। मैं आप बहुत ज़्यादा आपका मशकूर हूँ और ये बहुत अच्छी बात भी है। मैं आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी परमिशन से पूरी वीडियो में पूरे थ्रू-आउट वीडियो में मेंशन कर दूँगा। जो मस्टली। कोई भी डॉक्टर साहब से राब्ता करना चाहे, इनको मैसेज करे और उसके बाद ये जैसा कि इन्होंने बताया कि जिसको वाक़ई में ज़रूरत हो और वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर डॉक्टर साहब उसको गवर्नमेंट की तरफ लेके जाना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई डेफ़िनिटली सर अफ़ोर्ड भी कर सकता है, आप माशाल्लाह आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आपको पता भी चलेगा, लेकिन उनको भी आपको हमारे तरफ से कुछ लाज़मी डिस्काउंट ज़रूर, दीजिएगा। ज़रूर। क्यों नहीं। चलें अब आते हैं आगे लिपोसक्शन की तरफ, वेट लूज़ सर्जरी की तरफ। सर पहले ये बताएँ, ये क्या चीज़ें होती हैं? एक्चुअली लाइपोसक्शन और वेट लॉस जो सर्जरी हैं ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइपोसक्शन का मतलब है कि आपने जो बॉडी से फैट है उसको आपने रिमूव करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जो लाइपोसक्शन है इससे वेट लॉस आपका नहीं होता। जो वेट लॉस सर्जरीज होती हैं उसको हम बेरिएटिक सर्जरीज कहते हैं। बेरिएटिक सर्जरीज में डिफरेंट सर्जरीज हैं। नॉन सर्जिकल भी आजकल एक मेथड आया हुआ है जिसमें गैस्ट्रिक बैलून एंडोस्कोपी के थ्रू डालते हैं, उससे 10 से 12 केजी वेट रिड्यूस हो जाता है। उसके अलावा गैस्ट्रिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी उसको हम कहते हैं, या गैस्ट्रिक बाईपास, ये होती हैं जिससे पेशेंट का वेट लॉस ज़्यादा होता है, तो उनको हम वेट लॉस सर्जरी में कंसीडर करते हैं। बट जो लाइपोसक्शन है वो टिपिकली जो है आप ये समझ लें कि सिर्फ फैट रिमूवल होती है। और हम ये एडवाइस करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ये कंसर्न है कि भाई वो वेट लॉस के लिए लाइपोसक्शन कराना चाह रहा है तो वो ना कराए जो है ना। इससे सिर्फ जो है हम बॉडी को रीशेप करने में हेल्प आउट करते हैं। और इसमें ये चीज़ दूसरी होती है कि पहले हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप डाइट और एक्सरसाइज से जो है अपनी जो भी वेट अपना रिड्यूस कर रहे हैं वो आप करें। उसके बाद जो आपके फैट डिपॉजिट्स होते हैं जो इन चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो रहे होते या सेटल नहीं हो रहे होते, उसको हम फिर लाइपोसक्शन के थ्रू एड्रेस करते हैं जो है ना। सर माशाल्लाह आप ना बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं, बिकॉज़ मैंने आपको बताया ना कि मैं पहले बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पॉडकास्ट कर चुका हूँ। आपसे जो पहले मैं पॉडकास्ट करके आया हूँ, वो मैं एक न्यूट्रिशन और डायटीशियन का करके आया हूँ। तो आप अगर वो देखना चाहें तो ये आप जी लिंक पे क्लिक ज़रूर। कर सकते हैं। सर उन्होंने भी मुझे ना कुछ ऐसी बात की थी, मैंने आपके लिए ना टफ क्वेश्चन रखा हुआ था, लेकिन आपने उसको इतनी खूबसूरती से सेम वही बात कर दी है कि मैं स्पीचलेस ही हो गया हूँ। उन्होंने यही कहा था कि जो आपने कहा है, बट आई सही। बिलीव कि आप ये नहीं कहेंगे। मुझे मुझे लगा था कि आप तो ये कहेंगे कि ये ठीक होता है। बिल्कुल उन्होंने भी यही कहा था कि जब आप इस तरीके से अपना फैट रिमूव करवा लेते हो, आपकी खुराक भी उतनी रहती है। और एक और उन्होंने बड़ी बात की थी, मैं आपसे वो डिस्कस भी करना चाहूँगा कि आप फिर अपने अगर डाइट को कंट्रोल नहीं करते, तो वहाँ पे फैट दोबारा आ जाता है। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा-सा मतलब क्लैरिफ़िकेशन ये बताऊँगा, क्योंकि जब लाइपोसक्शन हम कर रहे होते हैं और हम फैट रिमूव करते हैं तो वो जो भी टारगेटेड एरियाज़ होते हैं हम उनको एड्रेस करते हैं। हुँ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर सिर्फ़ एब्डोमेन की लाइपोसक्शन करनी है तो इसका मतलब है मैंने यहाँ से ही सिर्फ़ फैट रिमूव करनी है।
मैंने बाजू से फैट रिमूव करनी है तो सिर्फ मैंने यहाँ से करनी है, मैंने साइड से, जिसको हम लव हैंडल्स कहते हैं, अगर मैंने यहाँ से फैट रिमूव करनी है तो मैंने यहाँ से करनी है, थाई से करनी है तो यहाँ से करनी है। तो मतलब जो भी टारगेटेड एरिया आपने सेट किया होता है तो आप उसी से ही फैट रिमूव करते हैं। और लाइपोसक्शन में ये होता है कि जब आप ये समझ लें कि एक बॉडी के अंदर या इस एरिया के अंदर 100 फैट सेल्स हैं, और अगर आपने फैट लाइपोसक्शन से उनमें से 70-80% जो फैट सेल्स हैं रिमूव किए हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर पेशेंट अपना हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रखता तो नो डाउट उसमें फैट वापस तो आ जाती है, बट उस टेंडेंसी या उस क्विकलीनेस के साथ, यानी कि जल्दी से उस तरह नहीं आती जितनी अगर एक बंदे ने लाइपोसक्शन नहीं कराई हुई, क्योंकि उसमें 20 to 30 जो फैट सेल्स होते हैं वो फिर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आपने लाइपोसक्शन नहीं कराई हुई तो इसका मतलब है आपके 100 फैट सेल जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है, टारगेटेड एरिया हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सेफ लिमिट होती है। सेफ लिमिट हम कहते हैं कि आप 5 लीटर से 6 लीटर तक जो फैट है वो एक सेटिंग में या एक सर्जरी के अंदर जो है हम रिमूव करें, उससे ज़्यादा जो है आप एक सेटिंग के अंदर रिमूव ना करें। तो इसलिए हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए एक पेशेंट की सेफ्टी को भी देखना होता है और हमने टारगेटेड एरियाज को भी देखना होता है साथ में अच्छा, इसके यहाँ अंदर। पे मैं ना एक आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। वही मुझे बता रहे थे कि उनके पास एक पेशेंट आया, वो इसने ये लाइपोसक्शन करवाया हुआ था, लेकिन उसने ना वही बात उसने अपने पेट का जो करवा लिया। अब वहाँ से ये जो है फैट सेल्स जो है ये रिमूव हो गए। अब नेक्स्ट टाइम हुआ क्या कि वो पेट तो नहीं बाहर आया, लेकिन उसके हिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा चर्बी आ गई। मतलब किसी ऐसी जगह पे जाके ज्यादा चर्बी, क्योंकि उसने खुराक कंट्रोल नहीं की ना। मतलब आप भी कह रहे हैं कि डाइटेशन, पहले डाइट से ध्यान रहो, वो तो हाँ, मैंने लेकिन आपको हाँ, मैं आई एग्री विद यू। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने मुझे वो सब कुछ करके ना वैसे ही खामोश कर दिया। लेकिन अब तो बस एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि उनका जो है उन जगहों पे फैट ज्यादा आ गया जहाँ पे नॉर्मली लोगों का नहीं होता, बिकॉज वहां पे तो फैट सेल्स पूरे थे ना। पूरे थे। मतलब आपने बिल्कुल वही बात की है जो सच है। हाँ, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पेट से, अच्छा फिर वही बात है, अगर आप इस इन शॉर्टकट से एक आप जैसे हमने एक स्टार्ट में हमने बात कर दी कि जो हर चीज का आंसर है, जिसको जरूरत है वो करवाएगा तो ठीक है, जिसको जरूरत नहीं है वो करवाएगा तो उसको साइड इफेक्ट होंगे। वो डेफिनेटली। सारी अब जितनी भी डिस्कशन है ना, वो पहले ही बात में आपने क्लियर कर नहीं, वो दिया। तो आप समझ लें कि एक हाँ, इम्पॉर्टेंट आपने चीज़ वो है। शुरू में वही बात बता दी कि पता क्या बात है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैं कोई 10 12 15 डॉक्टर्स का पॉडकास्ट कर चुका हूँ और उनसे भी काफी नॉलेज इकट्ठा कर चुका हूँ। अब मेरे पास ना क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, तो बिल्कुल जिसमें सही। आपने वो मुझे पहले शुरू में स्पीचलेस कर दिया कि जिसको जरूरत है ना, मतलब हाँ, एक इंसान, उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये किसी भी चीज का साइड इफेक्ट नहीं होता अगर वो सही बंदे के लिए हो। एक बंदे का 200 300 किलो वेट बन चुका है, अब वो ना चल सकता है ना बाथरूम जा सकते हैं, उसको तो करवाना ही करवाना है ना। ऐसे ही है। अभी तो हम उसकी भी तरफ आएंगे, वो जो मैदा ही मतलब रिमूव करवाए थे, भी आपने डिस्कस किया भी है। जी, जी। तो मैंने उसके लिए भी क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो मैं आपकी वहीं पे शुरू में ही आपने एक ऐसी बात कर दी है कि वो मैंने जितना भी आपसे कोई मुश्किल सवाल करने थे वो खत्म हो गए हैं। अल्लाह। अच्छा, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। बल्कि सॉरी, पहले उसका मुझे अब ऑब्वियसली बल्कि फिर वही बात है, आंसर तो पहले ही है कि उस बंदे को जरूरत नहीं होगी जिसने फैट रिमूव करवा लिया। अब उसकी गलत जगह पे तो फैट सेल्स पूरे हैं। डाइट नहीं कंट्रोल करोगे तो किसी भी तरीके से बदल नहीं आएगा। डेफिनेटली जो है देखें, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि आप अपनी डेली रेगुलर एक्सरसाइज करें, वो आप ब्रिस्क वॉक करें, लाइक हम्म। 45 मिनट्स जो है वो आप ब्रिस्क वॉक करें। दूसरा, आप अपनी जो डाइट है उसको आप कंट्रोल में रखें, जंक फूड्स अवॉइड करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें, या बाकी जो इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब फैटी फूड जिसको हम कहते हैं वो आप अवॉइड करें। प्रोटीन डाइट्स आप लें जो है ना, चिकन मीट लें, चिकन लें, मतलब कि आप एग वाइट लें, ताकि आपका एक जब हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आपके जो फैट डिपॉजिट्स होने के चांस होंगे वो कम होंगे। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे होंगे और अपना मतलब एक फैटी फूड्स, ड्रिंक्स, एवरीथिंग जो है आप लिए जा रहे होंगे, तो डेफिनेटली फिर उसने फैट ने डिपॉजिट तो होना होना ही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से ना बिल्कुल सहमत हूँ। मैं फिर कहूंगा आई एम थैंकफुल टू यू। अच्छा सर, ये जो ये होता है ना बॉडी काउंटिंग और लिपोसक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली जैसे हमने पहले अभी बात की है कि जो लाइपोसक्शन और वेट लॉस सर्जरी में जैसे डिफरेंस है, इसी तरह से लाइपोसक्शन और बॉडी कंटूरिंग सर्जरी में भी डिफरेंस है। लाइपोसक्शन हमने डिस्कस किया है कि ये भी फैट रिमूवल है। हम्म। अब बॉडी कंटूरिंग का इस तरह से है कि जो जब वेट लॉस हो जाता है आपका ड्यू टू डाइट, ड्यू टू एक्सरसाइज या ड्यू टू बेरिएटिक सर्जरी, जो भी रीज़न हो जिनके,
आपने फॉर एग्जांपल जो है 10 केजी, 20 केजी, इवन 50 केजी तक भी बेरिएट्रिक सर्जरी में वेट लॉस हमने देखे हैं जो है ना। तो अगर जब आपका वेट लॉस हो जाता है तो आपकी जो बॉडी एरियाज़ की स्किन होती है वो लूज़ होके ढलक रही होती है। जब वो लूज़ होके ढलक रही होती है तो वो भी आपको एक ऑकवर्ड सी फ़ील बहुत देती है अजीब लगती है। और आपको मतलब कि साइकोलॉजिकली, सोशली इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू में जो है ना वो आपको कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब कर रही बिल्कुल होती है। ऐसे ही। तो जो उन लूज़ स्किन को एड्रेस करने के लिए हम शेप देने के लिए जो सर्जरीज़ करते हैं, जैसे हम टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं, मतलब जब वेट लूज़ आपका होता है, लूज़ हाँ। होगा, उसके बाद आपका पेट लूज़ हुआ या फीमेल्स की जो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ और डिलीवरीज़ के बाद जो है उनका पेट लूज़ हो गया, उसको हम टाइट करते हैं, तो उसको हम एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक का नाम देते हैं। सेम वे जैसे बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद उसके फ्रंट से भी जो है स्किन लूज होती है, बैक से भी लूज होती है, तो हम सरकमफ्रेंशियली ऑल अराउंड जो है उसकी सर्जरी करते हैं, उसको हम बेल्ट लाइपेक्टमी का नाम देते हैं। जैसे हमारा एक बेल्ट होता है ना, तो मतलब एक बेल्ट की तरह हमने ऑल अराउंड उसकी जो एक्स्ट्रा स्किन है या लूज स्किन है उसको हमने रिमूव किया होता है। तो ये बेसिकली बॉडी कंटूरिंग सर्जरी है। इसी तरह से आपके आर्म्स की स्किन लूज हो सकती है, थाइस की स्किन लूज हो सकती है, उन लूज स्किन को भी आप रिमूव करते हैं, तो ओवरऑल एक आप बॉडी को रीशेप कर रहे होते हैं मैं जो है आपकी ना। बिल्कुल बात से सहमत हूँ। मैंने कुछ बहुत से जवान यंगस्टर्स देखे जिन्होंने वेट लूज़ किया और उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम आई है। मतलब बॉडी इतनी ज़्यादा ही लटक जाती है। अच्छा, नॉर्मल सही डाइट से और चीज़ों से वेट लूज़ कर लिया, लेकिन बॉडी इतनी ज़्यादा लटक जाती है कि वो बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल लगते हैं। ऐसे ही है। और वो मतलब मोटे इतने बुरे नहीं लग रहे होते जितना वो वेट लूज़ के बाद लग रहे होते हैं। तो उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कितना-कितना किया होता है, किसी ने 30-30, 40-40 किलो वज़न कम बिल्कुल किया ऐसे होता है। है और उसके बाद फिर डेफ़िनेटली सी बात है, मास तो बन गया हुआ है। आप फैट लूज़ तो कर सकते हो, अपना मसल मतलब ये जो मास स्किन इसको तो नहीं आप छोटा कर ऐसे ही सकते। है। तो उसके लिए फिर ये करवाना ज़रूरी है। ऐसे ही है, अच्छा सर, बिल्कुल। मुझे ये बताएँ कि किस वेट के लिए या किस एज के लिए ये जो है लिपोसक्शन ठीक रहता है उसके लिए? अदरवाइज़ मतलब कौन-सी राइट ऑडियंस है और कौन-सी रॉन्ग ऑडियंस? अब देखिए इसके अंदर जो है जो पहली इम्पोर्टेंट बात है, जब भी हम ये सर्जरीज करते हैं तो वो हम अडल्ट पेशेंट्स के अंदर करते हैं। अडल्ट्स का मतलब है यानी कि 18 ईयर्स ऑनवर्ड जो लोग होते हैं। अब उसमें ये होता है कि ये क्योंकि सारी जो सर्जरीज हैं, स्पेशली जो कॉस्मेटिक सर्जरी जिसको आप कहते हैं, ये बेसिकली आपकी इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, इमरजेंसी सर्जरीज नहीं बिल्कुल होती। ऐसे ही। तो जब इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि पेशेंट को मतलब मेडिकली फिट होना चाहिए। अगर पेशेंट मेडिकली फिट नहीं है तो और आप उसकी सर्जरी करेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी। लाइक एक पेशेंट को शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, साँस का प्रॉब्लम है। अगर आप उनमें जो है इस तरह की सर्जरीज़ करने लग जाएँगे तो उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशन होंगी, उसका वुंड हील नहीं होगा। सेम वे जो बॉडी कंटूरिंग सर्जरीज़ हैं, वो भी मतलब कि नो डाउट स्टार्ट के अंदर जब स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या दूसरा प्रोसीजर होता है वेट की वजह से, उसको आप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। बट जब उसका वेट लॉस हो गया है, अब उसकी स्किन लूज़ है, तो अब आपने उसको देखना है कि जो है ना ये टुवर्ड्स एक इलेक्टिव सर्जरी आ जाती है। तो इसके अंदर भी आपने उस पेशेंट को पहले हम उसको कहते हैं कि ऑप्टिमाइज़ करना है। मतलब पेशेंट को एक फिटनेस की तरफ लेके आना है कि पेशेंट इस सर्जरी को टॉलरेट कर सके और उसकी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम जो है वो ना हो, देन आप सर्जरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और अपर एज जो है आप ये कह सकते हैं कि भाई पेशेंट 70 ईयर एज तक इवन हम सर्जरीज कर रहे होते हैं, इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी 75 ईयर तक भी अगर पेशेंट मेडिकली फिट है तो हम सर्जरी कर रहे होते हैं। वो हमने पेशेंट्स की फिटनेस को देखते हुए इन चीज़ों को साथ में मद्देनजर रखते हुए फिर प्रोसीड करना होता है। अच्छा सर, ये बोटॉक्स और फिलर्स इसके बारे में बताइए। जी, मैंने स्टार्ट में जैसे बात की थी कि हमें मतलब आजकल जो ट्रेंड्स चल रहा है वो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर और सर्जिकल प्रोसीजर दोनों का चल रहा है। अब फीमेल्स के अंदर स्पेशली जो है ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जैसे बोटॉक्स है और फिलर है, इनका ट्रेंड काफ़ी चल रहा है। अब बोटॉक्स बेसिकली होता क्या है कि ये एक बॉटुलिनम टॉक्सिन होता है, ठीक है? इसका जो बेसिकली फंक्शन होता है ये वहाँ पे आपके जो मसल्स होते हैं वहाँ से जो है ना एसिटाइलकोलिन एक मतलब के रिसेप्टर्स होते हैं और एक चीज़ एक आप समझ लें कि मटेरियल रिलीज़ हो रहा होता है, उसके रिलीज़ को जो मसल को कंट्रैक्ट और इन चीज़ों में हेल्प आउट कर रहा होता है, उसकी कंट्रैक्टिलिटी को जो है वो थोड़ा रिड्यूस करता है। तो उससे ये होता है कि जब एज के साथ-साथ लोगों में जो है क्या होता है कि रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं।
जैसे आप मेरे माथे पे आप देखें, अगर मैं ऐसे हुँ, कर रहा हूँ तो रिंकल्स बढ़ रहे हैं, या मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप हुँ, देखें कि ये हुँ। रिंकल्स बढ़ रहे हैं। तो इन रिंकल्स के लिए बेसिकली इसको हम कहते हैं कि डायनामिक रिंकल्स। यानी कि डायनामिक रिंकल्स का मतलब ये होता है कि जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या आप फेशियल एनिमेशन यानी कि आप स्माइल कर रहे हैं, या कोई मतलब इस तरह का काम कर रहे हैं, तो जो रिंकल पड़ रहे हैं उनको हम डायनामिक रिंकल्स कहते हैं। तो बोटॉक्स जो है बेसिकली वो इन डायनामिक रिंकल्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, और इसका जो इफेक्ट होता है वो यूजुअली 3 to 6 मंथ तक रहता है। उसके बाद फिर आपको रिपीट करना पड़ता है। तो ये 6 महीने बाद हर 6 महीने बाद करवाना पड़ता है? जी, जी, मैं आपको यही बता रहा था कि जो बोटॉक्स है, या इस तरह के जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, इनकी बेसिकली जो लाइफ होती है वो 3 to 6 मंथ तक होती है। तो इसीलिए आपको 3 to 6 मंथ के बाद इनको फिर से रिपीट कराना पड़ता है जो है ना, अच्छा, मतलब ये 6 महीने के अंदर ये ठीक है, ये रिंगल्स नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा बढ़ाने फिर पड़ते से हैं। बनने शुरू तो हो फिर जाते भी हैं। लोग करवाते हैं क्या? बिल्कुल कराते हैं जो है ना। तो इसकी क्या कॉस्ट होती है जो इतने ही लोग फ्रीक्वेंटली करवा सकते हैं? एक्चुअली इसका बेसिकली जो है ये है कि क्योंकि इसकी जो रिकवरी टाइम या डाउन टाइम उसको हम कहते हैं, वो क्विक होता है। यानी कि जब लोगों को ये है कि भाई मैंने 2 दिन बाद कहीं फंक्शन में जाना है, मैंने कहीं शादी पे जाना है, तो मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है या इस तरह से, तो उनको कंसर्न होता है कि मैं बस एक काम जल्दी जल्दी करा लूँ, ताकि उसकी रिकवरी भी हो जाएगी और मैं मतलब कि आई विल बी लुकिंग ब्यूटीफुल। तो इसलिए लोग जो है इस चीज़ की तरफ बहुत आ रहे होते हैं जो है ना। बट ये डेफिनेटली मैंने जैसे बताया कि 3 to 6 मंथ के बाद आपको इसको रिपीट मैं कराना पूछ रहा हूँ पड़ता है। इसकी कॉस्ट क्या आ जाती है? कास्ट जो है इसकी, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो उनकी कास्ट जो है वो डिफरेंट पड़ती है। आपकी मिनिमम कास्ट जो है 15,000 से लेके 45,000 तक आपकी पर वाइल, यानी कि आप इंजेक्ट करने के और वाइल के जो चार्जेस होते हैं वो आपको इतने पड़ जाते हैं पेशेंट अच्छा, को। ये कोई इंजेक्शन टाइप होता है? तो ये बेसिकली एक इंजेक्शन आता है, ठीक है। मतलब वो एक काइंड ऑफ पाउडर फॉर्म में आप समझ लें कि आता है जो है ना, उसको हमने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, फिर उसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, हमने इतने पॉइंट्स भाई इधर इंजेक्ट करने हैं, इतने हुँ, पॉइंट्स इधर इंजेक्ट करने हैं। वो फिर पहले हमने पेशेंट की असेसमेंट करनी होती है, और फिर मेल और फीमेल में समटाइम्स हमने थोड़ा डिफरेंट डोज उसकी इंजेक्ट करनी होती है, क्योंकि फीमेल का जो मसल मैस होता है वो डिफरेंट होता है, मेल का मसल मैस डिफरेंट होता है। इसलिए हमने उनको पहले असेस करते हुए फिर डिसीजन लेना होता है जो है ना। अच्छा सर, मुझे ये बताइए फिलर क्या होता है? बोटॉक्स के आप समझ लें कि अपोजिट टाइप एक चीज़ जो है वो हम फिलर उसको हम कहते हैं। अब फिलर ये है कि ये एक प्रिपेयर्ड मटेरियल आता है, ठीक है, एक जेल नुमा जो है लिक्विड होता है, ठीक है। हाइलोरोनिक एसिड बेसिकली इसके अंदर जो कंपाउंड होता है। अब जैसे मैंने बताया कि जो स्टैटिक एक डायनामिक लाइंस थी, जैसे मैंने आपको बोटॉक्स के लिए बताया है, और इसी तरह से जो दूसरी लाइंस हैं वो स्टैटिक लाइंस होती हैं, यानी कि जब आप स्माइल नहीं कर रहे, आप एनिमेशन कोई नहीं कर रहे, आपकी वैसे कोई लाइन बन रही है जो एज के साथ साथ आपकी बनती हैं, अगर आपने उनको करेक्ट करना है तो उसके लिए जो है वो हम फिलर यूज़ करते लाइन हैं। कैसी कहना चाह रहे हैं? जैसे हम कहते हैं कि जी झुर्रियाँ पड़ गई हुँ, हैं जी, हुँ। ठीक है, उनकी करेक्शन के लिए, या इनकी जो फिलर्स की जो बेसिकली होती है थिकनेस वो डिफरेंट होती है। उसमें ये होता है कि कुछ फिलर्स होते हैं जो जस्ट फाइन लाइंस जो पड़ी होती हैं उनके लिए होती हैं। कुछ होती हैं जब कहीं पे वॉल्यूम आपका लॉस हो गया एज के साथ साथ, या जैसे हुँ, हमने हुँ, वेट हुँ। रिड्यूस किया, इस तरह से आपका फेस का वॉल्यूम या किसी और जगह का वॉल्यूम जो है वो आपका लॉस हो गया है, तो आप उस वॉल्यूम को रीस्टोर करना चाह रहे हैं, और आप कोई सर्जरी नहीं कराना चाह रहे, तो आप जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें ये फिलर होता है बेसिकली, जो वहाँ पे आप इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे ये नाम से ज़ाहिर है कि फिलर यानी कि एक फिलिंग इफेक्ट दे रहा फीलिंग है होता है, बिल्कुल ऐसी। तो वहाँ पे जाके जो है ना आप इंजेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक फिलिंग इफेक्ट देता है, आपको वॉल्यूम रीस्टोर करता है। बट इसका भी इसी तरह से फिर 3 to 6 मंथ के बाद जो है फिर आपको अच्छा, रिपीट अच्छा, कराना अच्छा, पड़ता है ओ जो है ना। तेरी खैर! ये तो भी बहुत तो जो मैंने कुछ ऑब्वियसली एक नाम तो नहीं मैं लेना चाहूँगा, जो पाकिस्तान का एक नाम है जो ये बड़ी चीज़ें करता है। नाम समझ तो गए होंगे, उसके ये फूले होते हैं। ये जगह फूले हैं, होंठ फूले हुए, तो क्या ये उसने यही करवाए होते हो हैं? सकता है कि डेफिनेटली कि उन्होंने ये प्रोसीजर्स कराए हुए हैं जो है ना, क्योंकि ये लोग रिपीट कराते रहते हैं इस तरह से ओए होए फ्रीक्वेंटली। होए! ये तो बड़े पैसे लगाते हैं ओए होए! बस वो और अच्छा, ये होंठों पे भी मैंने देखा लोगों की अक्सर जी ये डिफरेंट होंठों के अंदर भी यही फिलर होता है? डिफरेंट डिफरेंट मैंने जैसे आपको बताया ना कि इनकी थिकनेस या कंसिस्टेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ होते हैं जो सुपरफिशियल एरियाज के लिए यूज़ होते हैं, कुछ होते हैं जो मीडियम थिकनेस मीडियम डेप्थ के लिए यूज़ होते हैं, कुछ हैं वो ज़्यादा डेप्थ यानी कि वॉल्यूम देने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसी तरह से मतलब ये डिफरेंट फिलर्स आते हैं। वो आपके फिर लिप के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, अंडर आइज़ के लिए आपके डिफरेंट हो सकते हैं,
कहीं पे चीक पे आपने वॉल्यूम देना है, तो उसके लिए डिफरेंट हो सकते हैं जो है ना। अच्छा, मुझे कुछ नाम याद हैं, बड़े नाम, एक बॉलीवुड का और एक हमारे पाकिस्तान का, जिन्होंने ये लिप फिलर शायद करवाए थे, तो उनके बहुत मोटे और अजीब से हो गए थे, मतलब वो इवन रो रू कर रहे थे। क्या ये बाद में रिकवरी होकर ठीक हो जाते हैं, ये बस अब एक दफा खराब हो गए तो बस हो गए? जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है कि जो इनका इफ़ेक्ट है वो 3 टू 6 मंथ तक रहता है। अगर तो मतलब आप को लगता है कि भई प्रॉब्लम हुआ है बट इतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप ये करते हैं कि मतलब आप उसको चलने देते हैं कि भई 3 टू 6 मंथ के बाद इसने वैसे ही ख़त्म हो जाना अच्छा, है। वैसे पुराने जैसे हो जाता हाँ। है? अच्छा। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि किसी ऐसी जगह पे इंजेक्ट हुआ है और मतलब उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, रॉन्ग इंजेक्ट हो गया है, ठीक है? तो उसको करेक्ट करने के लिए इसका एक एंटीडोट होता है, अच्छा, जिसको हम अच्छा, अच्छा। एंटीडोट को हाइलुरोनिडेज़ के नाम से जो है ना वो कहते हैं, जो हाइलुरोनिक एसिड फिलर है उसके एंटीडोट के तौर पे यूज़ होता है। फिर हम उसको इंजेक्ट करके इसका जो इफ़ेक्ट होता है उसको हम रिवर्स करते हैं जो है ना। हम्म। अच्छा, 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 मुझे लगा था शायद एक दफा के बाद बस सारी जिंदगी वैसे ही नहीं, करो। ये इसलिए मैंने बताया कि ये 3 टू 6 मंथ तक इसका जो अच्छा, इफ़ेक्ट अच्छा, है तो वो मतलब रहता वही है बात है इसमें। ना कि मतलब इतने गुमान और वसवसे, मतलब गुमान ये था कि जिसके एक दफा होंठ खराब हो गए हैं, ये जिसने ये ज्यादा करवा लिया अब सारी जिंदगी ऐसे सर्वाइव करेगा। नहीं वो नहीं, इसका मतलब ये कि 6 महीने का टाइम है, तो इसमें इतना रिस्क भी नहीं है, मतलब जिसको अ, शौक है वो करवा भी सकता है। नहीं, वो वही बात है कि कराने को करा सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि इसको इंजेक्ट करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। अगर ये रॉन्ग कहीं इंजेक्ट हो जाए और कहीं आपकी जो ब्लड वेसल या खून की नालियाँ होती हैं, उनके अंदर चला जाए तो आपकी खून की नालियों को ब्लॉक कर सकता है। तो खून की नालियों को अगर वो ब्लॉक कर देगा तो वो इस एरिया जिस एरिया में भी जाएगा हो तो गया, वो उस एरिया की जो स्किन है वो ब्लैक हो वो सकती डेड हो है। जाएगी, हाँ। या अगर आपकी ऐसी ब्लड सप्लाई जो आँख की तरफ जा रही है, अगर उसमें गया तो आपकी ब्लाइंडनेस भी करा सकता है। तो इसलिए जो पहली बात मैंने की थी कि आपने जो है क्वालिफाइड बंदे के पास जाना है, जिसको प्रॉपर मेथड पता हो कि मैंने कैसे जो है इसको इंजेक्ट करना है और कैसे इसकी ट्रीटमेंट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको मैंने कैसे डील करना है, कैसे रिवर्स करना है जो है ना। अच्छा, चले, मैं बीच में एक अपना मेरा एक क्यूरियोसिटी हो रही है सवाल पूछने की, सर आपने ये फील्ड क्यों चूज की? जो फ्रैंकली स्पीकिंग बात है कि स्टार्ट के अंदर जो है मुझे मतलब कि प्लास्टिक सर्जरी जैसे आपने भी मेरे से पूछा था, हम क्योंकि जब सर्जरी के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते थे तो हम वहाँ पे देखते थे एक्सीडेंट के केसेस बहुत आते थे, जिनकी ट्रीटमेंट जो है ऐसी ट्रीटमेंट चल रही होती थी जो कोई और नहीं कर रहा होता था। लाइक किसी की जो है वो वेन कट जाती थी, रग यानी कि कट जाती थी, आर्टरी कट जाती थी, हाथ कट जाते थे, तो वो प्लास्टिक सर्जरी वाले जो हमारे सीनियर्स थे वो आते थे, वो उसको 10 घंटे 8 घंटे की सर्जरी करके उनको रिपेयर कर रहे होते थे, जोड़ रहे होते थे। तो मुझे उस चीज़ ने बहुत फ़ैसिनेट किया। मैंने कहा कि देखें वो किसी की लाइफ़ जो है बचा रहे हैं, किसी का हाथ बचा रहे हैं, किसी का स्ट्रक्चर बचा रहे हैं, तो मुझे जो है ना मतलब इस तरह के फ़ील्ड में जाना चाहिए। बट डेफ़िनेटली जब हम इसके अंदर आए हैं तो हमें पता चला कि इसमें सिर्फ़ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी नहीं है, इसमें बर्न सर्जरी भी शामिल है, इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी भी शामिल है। तो अब हमें क्योंकि एज ए प्लास्टिक सर्जन ओवरऑल तीनों चीज़ों को डील करना है, तो इसलिए हम तीनों चीज़ों को डील आप कर इन रहे तीनों हैं। में से आपका फेवरेट क्या है, और किस पे आप ज्यादा काम करते हैं? मतलब एक कॉस्मेटिक हो गई, एक डिस्ट्रक्चर हो गई, बर्न सर्जरी हो गई। देखें जो गवर्नमेंट सेटअप जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काम करता हूँ, तो गवर्नमेंट सेटअप में हमारी टोटली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और बर्न सर्जरी होती है। हम्म। तो वहाँ पे टोटली हम जो है इन चीज़ों को समझ। डील कर रहे होते हैं। जो प्राइवेट सेटअप है, प्राइवेट सेटअप में हम हर तरह की चीज़ों को डील करते हैं। उसमें हम कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, हम रिकंस्ट्रक्टिव आपका सर्जरी भी फेवरेट? करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट में हमारा मेन फ़ोकस होता है रिकंस्ट्रक्शन में, तो प्राइवेट में हमारा फ़ोकस होता है कि हम कॉस्मेटिक पे फ़ोकस करें ताकि हम तीनों चीज़ों में अपनी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ कर सकें जो है ना। आपका फेवरेट? मैं वही कह रहा हूँ, मैं प्रेफ़र करूँगा कि मैं प्राइवेट में कॉस्मेटिक सर्जरी करूँ, हाँ, अच्छा, क्योंकि अच्छा, मैं मतलब मैं समझ गया कि हाँ। गवर्नमेंट में क्योंकि सारी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो है प्रोसीड कर रहा हूँ, तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं प्राइवेट के अंदर प्रेफ़रेबली जो है कॉस्मेटिक सर्जरी को प्रेफ़र अच्छा करूँगा। सर, एक चीज बताइए, मुझे तो लगता है ये जो आप कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत से ब्यूटी पार्लर जो है वो खुद से शुरू कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑब्वियसली अगर इंजेक्शन ही आता है, कहीं से मिल भी जाता होगा, वो खुद ही से इंजेक्ट करना शुरू करते हैं और कितनी खवातीन का जो है बेड़ा गर्क करके रखते हैं। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है यहीं से तो अच्छा कमाया जा सकता है कि ब्यूटी पार्लर्स में भी ये चीजें, क्योंकि मैंने देखा है ब्यूटी पार्लर्स में बड़े बड़े ट्रीटमेंट है, वो ब्यूटी पार्लर ही पता नहीं क्या क्या हेयर ट्रांसप्लांट तक, पता नहीं, आई डोंट, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, हेयर ट्रीटमेंट और ये चीजें लेके चल रहे थे। तो ये आपने कुछ ऐसे केस देखे हैं, कोई फेक ऐसे इंस्टीट्यूट देखे हैं, ये सुना कभी? अ, आजकल जैसे आप कहें ना कि क्वैकरी बहुत कॉमन है, ठीक है? मेडिकल फ़ील्ड में ना सिर्फ़ जो है वो
प्लास्टिक सर्जरी के अंदर क्वेकरी कॉमन है, बट ओवरऑल हर जगह जो मतलब एक मेडिकल फील्ड है उसमें क्वेकरी कॉमन है जो है ना। सेम वे में जो है इसी तरह से जो ये ब्यूटी सैलून्स हैं या जो मतलब इस तरह से ब्यूटी सेंटर्स हैं, वो लोग जो है इस तरह के मतलब ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि जो है ना, आपने नोट भी किया होगा, आप कहीं सर्च भी करें कि भाई वाई कॉस्मेटिक सर्जरी या वाई प्लास्टिक सर्जरी वेंट रॉन्ग, तो आपको उसमें डिफरेंट एग्जांपल जो है इस तरह की सेम मिलेंगी, जिसमें ये जो नॉन क्वालिफाइड लोग हैं वो इस तरह के प्रोसीजर जो है वो क्यों- करना स्टार्ट कर क्योंकि देते मैं हैं। वही सोच रहा हूँ, अगर एक ब्यूटी पार्लर में खड़ी औरत इंजेक्शन लगा दे ना, वही उसमें खून की नाली में, तो उसकी आंख जहाँ से, और डेफिनेटली सी बात है ना, आपको क्या पता यहाँ पे आंख की नाली कहाँ पे है, मतलब आपको पता है ना, एक ब्यूटिशियन को क्या पता, उसके बाद उसको क्या पता कि यहाँ पे खून की नाली होती भी है कि नहीं। उसने अपनी तरफ से स्किन में लगाया, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली आप छोटे डॉक्टर्स के पास जाओ ना, तो बच्चे जो होते हैं गलती से इंजेक्शन गलत लगा देते हैं। ये एक दफा नहीं हुआ, ये मैंने बड़ी दफा देखा है। मतलब आप कभी खून टेस्ट करवाने जाओ तो वो नाल उसमें भी गलत लग जाता है, फिर निकाल के कहीं और लगा देते हैं। तो ये तो मतलब वो एक्सपर्ट लोगों से हो जाता है, तो हाईली एक्सपर्ट लोग ही ऐसी चीजें करें। जिंदगी का सवाल है और ऑर्गन्स का सवाल है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवाना हो तो प्लीज किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। कभी भी ब्यूटी पार्लर पे रिलाई ना करिएगा। वो पैसे भी अच्छे ही लेगी और उसके बाद आपकी जिंदगी भी रिस्क पे लगाएगी। क्योंकि आप ये देखें ना, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूँगा। आप ये देखें कि जो एमबीबीएस है हमारा, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 5 साल का कोर्स है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है। और उसके बाद जो हमारा एफसीपीएस का कोर्स है वो भी फिर 5 साल का कोर्स है। हम्म। यानी कि आपने पहले भी 5 साल जो है ये एनाटमी, इसको हम कहते हैं, आपने एनाटमी पढ़ी होती है। पहले 2 साल आप पूरी इसमें एनाटमी पढ़ते हैं, बेसिक एनाटमी उसको हम कहते हैं। फिर साथ में अब जब आगे जाते हैं तो आप क्लिनिकल एनाटमी पढ़ते हैं। और जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो फिर आप उसकी अप्लाइड क्लिनिकल एनाटमी पढ़ रहे होते हैं। तो आपको जो है ना मतलब कि इन चीज़ों का स्पेसिफिकली पता होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से जा रहा होता है। तो इसीलिए ये अगर इतना सिंपल या आसान होता तो ये हम 10-12 साल जो है इस पढ़ाई के अंदर जो है वो डॉक्टर्स ना बिल्कुल। और लगाते। दूसरी बात, पढ़ाई भी उनसे जो बहुत काबिल है। मैं पाकिस्तान के ना डॉक्टर और ये स्टडी से बहुत मुतमईन हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने पाकिस्तान के हॉस्पिटल से। और ख़ास करके ना, जैसे कि आप देखेंगे कि अभी आज तक भी मेडिकल फील्ड में उसी को अच्छा डॉक्टर माना जाता है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ के आता ऐसे ही है। है। और उसके साथ उसकी प्रैक्टिस गवर्नमेंट में होती है। जैसे अभी आपने बताया ना, आप हॉस्पिटल में देखते थे अपने सीनियर्स को कि वो जो आते हैं, और जिस आई बिलीव कि जो एक्सपीरियंस पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर का हो सकता है ना, वो किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, और वो एक तकरीबन एक दिन में ना पता नहीं कि सौों के हिसाब से चेक करके जाता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मतलब मैं भी यही कहना चाहूँगा सर के तवज्जुल से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं ना, ये दुनिया में काबिल तरीन डॉक्टर्स में शामिल होते हैं। ये स्टडीज से शामिल है। क्यों? क्योंकि बाहर के ममालिक में आबादी कम है, डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली कम है ना। वो इतने ना, उनको एक दिन में 5 पेशेंट चेक करने हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर को 50 से 100 पेशेंट चेक करना है, तो उसने 100 इश्यूज सुनना है। और उसके बाद वो, दूसरी बात, बाहर के मुल्क में अवेयरनेस होने की वजह से पेशेंट को आधी बीमारी पहले से ही पता होती है। यहाँ पे बीमारी कुछ होती है, पेशेंट बता कुछ रहा होता है, और डॉक्टर ने उसमें से चेक करना होता है। ऐसे तो ही है। आई बिलीव कि पाकिस्तान का डॉक्टर दुनिया का काबिल डॉक्टर है। नहीं इसी है। वजह से जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े डॉक्टर्स को देखा है जो दुनिया में बड़ी जगहों पे जाके, बड़ी जगहों पे जाके काम किया। जैसे कि मैंने मतलब ऑब्वियसली जितने भी पॉडकास्ट किए, तो मैं आई रियली थैंकफुल टू यू कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा चल सर, अगले टॉपिक मेरा ये है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट, सबसे पहले तो ये तो सबको पता है कि क्या होता है, बाल गंजापन होता है। सर इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? देखें, पहले की तरह ही मैं दोबारा इस बात को रीइंफोर्स करूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो सर्जिकल प्रोसीजर डेफिनेटली जो है हम एक प्रॉपर एक थिएटर, आप कहें ऑपरेशन थिएटर जिसको हम कहें, कि उसके अंदर परफॉर्म करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हम उस एरिया को सुन करके करते हैं। और फिर एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है, स्पेसिफिक आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे आपने जो है पहले पीछे से बाल जो है वो लेने होते हैं। और उसके बाद फिर बाल आपने आगे लगाने होते हैं और उनको आपने एक एक होल के अंदर स्पेसिफिकली लगाना होता है। और उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक तो आपने जब लगाना है उसकी डायरेक्शन का ख्याल रखना होता है। आप जो है ना उल्टे ना लगा लें। फिर आपने उसकी स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखना होता है। फिर उसके बाद जो उसकी केयर होती है उस सारी चीज़ों को देखना होता है।
तो इसीलिए अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं होंगी, स्टेरिलाइज़ेशन प्रॉपर नहीं होगी या बाकी जो मामलात हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे और नॉन क्वालिफ़ाइड बंदा इस चीज़ को वो कर रहा होगा, तो उसमें फिर अल्लाह माफ़ी दे, मैं मतलब एक हमारे पाकिस्तान के एक्टर हैं, उनके साथ भी इसी तरह से प्रॉब्लम हुआ था। साजिद हसन का नाम जो है वो बड़ा फ़ेमस हुआ था कि उसके हेयर ट्रांसप्लांट में जब इन्फेक्शन हुआ था, तो उसके बाद उसका काफ़ी सारा पैच जो है वो स्कैल्प का वो लॉस हो गया था और वहाँ पे उसको डिफरेंट एरिया से यानी थाई से या डिफरेंट जो भी है उसको हम स्किन ग्राफ्ट कहते हैं, वो स्किन ग्राफ्ट वहाँ पे उसको लगाना पड़ा था। तो इसीलिए मैं अगेन ये कहूँगा कि ट्रांसप्लांट जब आपने कराना है तो आप क्वालिफाइड बंदे के पास कराएं, ताकि जिसको एक चीज़ का पता हो कि मैंने कैसे उसको परफॉर्म करना है और कैसे उसको हैंडल करना है जो है ना। सर मैं हेयर ट्रांसप्लांट में भी पूछना चाहूँगा, मुझे जहाँ तक पता है ये बहुत से ये भी कोई ब्यूटिशियंस शुरू हुए हैं हेयर ट्रांसप्लांट करना, एम आई राइट और रॉन्ग? आपकी बात ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो है ना जो ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनके पास जो है वो कोई प्रॉपर डिग्री नहीं है। जो हमारी पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसने भी मतलब कि काफ़ी सारी रेगुलेशन सख्त की हैं कि वो ऑथराइज्ड लोग जिनके पास जो है मतलब या एफसीपीएस प्लास्टिक सर्जरी या एफसीपीएस डर्माटोलॉजी या एमबीबीएस के बाद ऐसी जो है मतलब कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग कोर्स हो, सर्टिफिकेट्स हों, जो मतलब ऑथराइज्ड हों इस चीज़ के लिए, वो लोग ही बेसिकली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो बाकी लोग हैं वो ऑथराइज्ड नहीं हैं। बट क्योंकि जैसे क्वेकरी ओवरऑल कॉमन चल रही है, तो उसमें यहाँ पे भी ये चीज़ चलती जा रही है जो है ना। सर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, ये भी मेरा एक वहम है, मुझे लगता है ये ठीक है, क्योंकि वहम आपको पता नहीं इंसान को तो ठीक ही लग रहा होता है कि ये जो भी दो मतलब नॉन प्रोफेशनल लोग परफॉर्म करते हैं ना, ये पहले इन्फेक्शन और कैंसर का बायस भी बन सकता है। इसमें आपकी क्या राय है? मुझे तो लगता है कि जैसे भी हेयर ट्रांसप्लांट गलत बंदे से करवाओ तो आपको वहाँ पे कैंसर भी हो सकता है। अल्लाह ना करे जो है ना मतलब हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसमें मैं कैंसर का कहूँगा, बट डेफिनेटली इन्फेक्शन का रिस्क होता है, क्योंकि जो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन अगर नहीं होगी तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। और और बाकी बॉडी में जैसे भी है, दूसरी हम सर्जरीज की बात करते हैं, उनमें से कोई ऐसी जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है? एक्चुअली एक चीज़ मैं जस्ट कहूँगा कि जब इस तरह की कोई सर्जरी होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन या किसी भी वजह से जो है वो जो स्कार होता है, स्कार बन जाता है, वो स्कार समटाइम जो है उस हाइपरट्रॉफी यानी कि उभर जाना या कीलाइड बन जाना, ठीक है, या फिर उस स्कार्स के अंदर जो है अगर उसमें लॉन्ग टर्म सन एक्सपोजर होता रहे उस स्कार के अंदर, जैसे स्कल के ऊपर स्कल्प में बन गया है, ठीक है, तो उसमें ये होता है, रिस्क होता है कि वो वहाँ पे कैंसर डेवलप हो सकता है जो है ना, बट वो रेयर मतलब कि चांस है। रेयर एक चांसेस मैं हैं जो है ना बहुत उसमें। शुक्रिया आपका। अच्छा सर मुझे एक और चीज़ बताएं, ये जो बाकी सब तो आप बताते रहे ना, 6-6 माह का प्रोसीजर होता है, अभी हेयर ट्रांसप्लांट होता है, ये परमानेंट सोल्यूशन होता है? एक्चुअली जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है, वो इन हेयर्स पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है, एक चीज़, और दूसरा ये होता है कि आपका जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक हेयर लॉस एक रीज़न होती है। फिर जो डिफरेंट रीज़न्स हैं उसमें आपकी स्ट्रेस है, स्लीप है, एनवायरनमेंट है, पानी है, या डिफरेंट जो है आपके आजकल केमिकल शैम्पूस मतलब आ गए हैं, या हेयर स्टाइलिंग के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, उनकी वजह से हेयर लॉस हो रहा होता है। बट जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो उनमें ये है कि इन चीज़ों के नो डाउट इफ़ेक्ट तो हो रहे होते हैं, बट उसमें जेनेटिक या हार्मोनल इफ़ेक्ट जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर्स होते हैं। तो इसलिए उनमें भी रिस्क तो होता है कि वो फॉल कर सकते हैं, बट उनमें लेस रिस्क होता है। बट ये देखना ये पड़ता है कि जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आपने ये देखना है कि आया वो फुली बाल्ड है, यानी कि बिल्कुल उसके बाल नहीं है, या कुछ एरियाज़ में बाल हैं कुछ में नहीं है। तो जब आपने बाल लगाए होते हैं तो जिन एरियाज़ में बाल नहीं होते आपने उसमें लगाए होते हैं। बट सम टाइम ये होता है कि जिन एरियाज़ में उसके अपने बाल खड़े होते हैं तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं या वो गिर जाते हैं, तो फिर उसको ये लग रहा होता है कि जो मैंने ट्रांसप्लांट कराया है वो वाले बाल मेरे दोबारा गिर गए हैं जो है ना। तो इस चीज़ की असेसमेंट आपने पहले से करनी होती है और फिर आपने बाद में उस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि कहाँ से उसका लॉस हुआ है। आया ये मतलब कि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं जो लॉस हुए हैं, या नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं जो लॉस हुए हैं जो है ना उसके। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि ये नॉर्मली हमारे अपने जो बाल हैं ये क्यों गिरते हैं, ज़रा इसको आसान लफ्ज़ों में बताइएगा। मैंने जैसे अभी आपको बता रहा था कि जो इसकी रीज़न्स हैं ना वो मल्टीपल रीज़न्स हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो जेनेटिक, यानी कि फैमिली टू हाँ, फैमिली, यानी कि ठीक है, ठीक है। हेरिडेटरी जो चल रहा होता है, यानी कि फादर में, मदर साइड पे या इस तरह से जो है ना।
फिर उसके बाद जो आपका एक बॉडी का हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरॉन उसको हम कहते हैं, उसका इफ़ेक्ट जो है हुँ, उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। फिर आजकल के जो मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको हम कहें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर स्ट्रेस का बहुत बड़ा एलिमेंट है। मतलब हर दूसरे बंदे को स्ट्रेस है, उसकी वजह से उसको स्लीप इश्यूज़ हैं, ठीक है? और उसके बाद एनवायरनमेंट यानी कि पानी का इशू है, पानी। फिर उसके बाद डैंड्रफ यानी कि बालों में जो डैंड्रफ पड़ जाता है उसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। उसके बाद आजकल जो डिफरेंट शैम्पूज़ आ गए हैं या डिफरेंट केमिकल्स ऐसे आ गए हैं जो हम हेयर स्टाइलिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, वो ये चीज़ें टेम्परेरी तौर पे तो आपको लगता है कि आपके बालों के लिए बड़ी अच्छी हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो वो आपका हेयर फॉल या हेयर डैमेज कर रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना फिर आपको बाल्डनेस की तरफ जो है इन द एंड जाना पड़ जाता होता है। सर ये मेरे लिए भी एक कंसर्निंग क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूँगा, मेरे भी कुछ इसमें अपने क्वेश्चन हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब, मेरे सारे भाइयों के बाल खत्म। अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ है। मेरे से छोटे होंगे खत्म, मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब खत्म का मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पे भी घने बाल हैं। तो इसमें एक तो मेरे पे अल्लाह का करम है सबसे बड़ी बात, क्योंकि माशाल्लाह। जेनेटिकली तो सबके जा रहे हैं ना। अच्छा, उसके बावजूद भी ना मैंने अभी भी बाल बनाए हुए हैं स्प्रे से, और मुझे पता है कि इसका नुकसान है ही है, क्योंकि ये केमिकल लगा रहा हूँ ना। अच्छा, अगर अगर बालों के ऊपर ऊपर स्प्रे लगाया जाए, स्किन पे ना लगाया तो तब बचत हो जाती है। देखें जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उस स्प्रे ने नीचे तक पहुंचना तो है ही पहुंचना है। तो है। तो जब पहुंचना है तो उसने अपना इफेक्ट थोड़ा बहुत तो करना बिल्कुल। है। तो मैंने ना आज से कई साल पहले ना यही सोच के कि केमिकल होते हैं, मैंने शैम्पू का इस्तेमाल छोड़ दिया था। मैं सीधा साबुन पकड़ता हूँ, उससे धोता हूँ, और बाल भी साफ धुल जाते हैं, छोटे छोटे बाल हैं। और उसके बाद अलहमदिल्ला, अच्छा, सिर्फ जिस दिन मैंने कोई ऐसा कोई इवेंट या पॉडकास्ट करना होता है उस दिन लगाता हूँ, नहीं तो मैं अपने बालों को सिर्फ एक जो है नॉर्मली बाहर से अब मिलता है, कोकोनट ऑयल मिल जाता है, मतलब वो दूसरी पैकिंग में, कंपनीज की पैकिंग में कोकोनट ऑयल इस तरह की चीज़ें यूज़ करता हूँ, ताकि मेरे बाल जो हेल्दी रहे। मैं डेली ऑयलिंग करता हूँ ताकि मेरे बालों को मॉइस्चराइजर या कुछ मिलता रहे। ये मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्योंकि जैसे हर चीज़ की हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी है तो बालों की भी हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी है। तो जब आप आयलिंग करते हैं या आप जो है उसको मसाज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो जब वो ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज़ हो रहा होता है तो वो आपकी बालों की जो है ना, जैसे हम कहते हैं ना किसी फसल को पानी मिल रहा है, इसी तरह से बालों को जो है वो ब्लड फ्लो जब अच्छा मिल रहा होता है तो उनका हेयर फॉल जो है वो कम हो जाता है, वो बेहतर रहता है जो है ना आपके मेरे बालों लिए के यहाँ लिए। पे फिर और कुछ सवाल है। लंबे बाल रखने से क्या हेयर फॉल ज्यादा हो सकता है? वो तो कंघी से तो टूटते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसको मतलब ज्यादा ब्लड चाहिए इस तरह से, मैंने क्योंकि बड़े साल पहले ना मुझे शक पड़ा कि मेरे हेयर फॉल हो सकता है, मैंने तब से बाल ही छोटे रखने शुरू कर दिए। मैं एक डेढ़ दो इंच से ज्यादा रखता ही नहीं। नहीं, उसका बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है जो है ना, क्योंकि जब आपके बाल लंबे होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी न्यूट्रिशन जो है वो एंड तक पहुँचने में प्रॉब्लम हो रही होती है। यानी कि फ़्लो या समझ न्यूट्रिशन गया। आप कहें तो वो प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इस वजह से आपके जब छोटे होते हैं तो उसको आप समझ लें कि कम न्यूट्रिशन चाहिए, अगर बड़े हैं तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए या इस तरह से, तो उसमें फिर आपके डैमेज होने का चांस ज़्यादा होता है जो है ना। जब मैं इस टॉपिक पे आखिरी चीज पूछना चाहूंगा कि अब आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने बाल सर पे लगाने हैं? इसके लिए जो है ना एक आप मतलब पेशेंट को असेस करते हैं। आपके पास जब वो क्लिनिक पे आता है तो आप उसको देखते हैं कि जो है ना कितना एरिया उसका लॉस है। मतलब एक मेल पैटर्न बाल्डनेस उसको हम कहते हैं, एक फीमेल पैटर्न बाल्डनेस उसको हम कहते हैं। उसके ग्रेड्स हैं, मतलब 1 ग्रेड से लेकर 7वें ग्रेड तक जो है ना ग्रेड है। हम उसको ग्रेड्स को देखते हैं कि इसको कौन-सा ग्रेड के जो है ना मतलब कि हेयर लॉस है। उसके अकॉर्डिंगली हम एक एस्टीमेट लगाते हैं कि एक एस्टिमेशन होती है कि इस पेशेंट के अंदर या इस पर्सन के अंदर जो है कितने बाल होंगे जो इसको मतलब बेहतर अंदाज में जो है ना इसको शेप दे सकते हैं। जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने साथ में ये भी देखना होता है कि जो डोनर एरिया है वो कितना अवेलेबल है पेशेंट का जो है ना। और तीसरी चीज़ ये होती है जब हम पेशेंट को एडवाइस दे रहे होते हैं उसमें ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल फ्रंट का एरिया है उसकी आप अच्छी डेंसिटी रखना चाहते हैं, यानी कि आप करीब करीब से बाल लगाना चाहते हैं ताकि वो अच्छा कवर हो जाए, जब उसके बाल बड़े हों तो वो उसको पीछे कवर करें। तो उसमें ये होता है कि हम आगे जो है उसकी अच्छी डेंसिटी रखते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको ये कंसर्न होता है कि नहीं भी मेरा, आप चाहे मतलब डेंसिटी अच्छी ना रखें लेकिन ओवरऑल एरिया कवर कर दें, फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं थोड़ा गैप से लगा देते हैं लेकिन उसका ओवरऑल एरिया कवर करते हैं। बट रूटीन के अंदर जो है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम इवन 2000 से लेके 5,500-6,000 तक ग्राफ्ट भी जो है अगर उसके डोनर एरिया में इतने बाल अवेलेबल हैं तो हम लगा सकते हैं जो है ना। तो ये मेरा ख्याल है कि शायद इसमें
कॉस्ट भी इफ़ेक्ट कर रही होती है, मतलब अगर वो ज़्यादा बाल लगवाना चाहता है तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, ऐसी है। कम क्योंकि अब वो फिर अपने बजट के अकॉर्डिंगली डॉक्टर से मशवरा करता है कि चलें मैं इतने बजट में ये करवा देता हूँ। क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, हेयर लॉस भी मतलब कि हेयर फॉल का जो ग्रेड होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है और फिर जो पर ग्राफ्ट चार्ज हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपको पर ग्राफ्ट जब एक पेमेंट का एस्टिमेट डॉक्टर बताता है तो फिर आप आइडिया लगाते हैं कि भाई आप कितने ग्राफ्ट जो है लगाना चाहते हैं और फिर डॉक्टर आपको एडवाइस देता है ओके आपके लिए इतने एस्टिमेटेड काफ़ी हैं, तो उसके हिसाब से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो मैं जाता है समझ तो रहा फिर हूँ। उसमें हम अच्छा, डिसाइड मुझे ये करते हैं। बताइए कि मैंने सुना है कि कुछ लोगों के अगर मतलब डोनर एरिया ये वाला हिस्सा नहीं बन सका तो वो शायद कहाँ कहीं जिस्म में किसी और बात हिस्से में भी बाल वो काट देते जो हैं। सेकंड हम एरिया कंसीडर करते हैं उसमें आपकी जो दाढ़ी के बाल होते हैं यहाँ से हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी चेस्ट के जो बाल होते हैं यहाँ से हम ले सकते हैं। बट इनकी और इनकी ग्रोथ या कंसिस्टेंसी आपके हैं वो सेम नहीं होती जो आपके हुँ, हेड के हुँ, बालों की हुँ। होती है जो है ना। अच्छा, 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 और ये जब करवा लेते हैं कोई ट्रांसप्लांट, ये वाले तो करवाएँगे तो डेफ़िनेटली सेम ही लगाएँगे। अगर कोई यहीं से यहाँ से तो वो ये क्योंकि ये ज़रा इतने घने बाल नहीं होते, बड़े लाइट से पतले से होते हैं। जब सर पे लगवाने के बाद फिर वो फ़र्क तो नहीं फ़ील होता बालों में? एक्चुअली ये होता है ना क्योंकि आप ये देखें कि यहाँ पे कभी हम शेव नहीं करते, तो हुँ, इनकी एक ग्रोथ जो है एक लिमिट तक होती है, उसके बाद इनकी ग्रोथ नहीं होती जो है हुँ, ना। तो इसलिए जब आप इनको वहाँ पे भी लगाते हैं तो एक लिमिट तक इनकी ग्रोथ रहती है, उसके बाद इनकी नहीं होती। तो यूजुअली हमारी प्रायोरिटी होती है कि अगर हमने ये वाले बाल यूज़ भी करने हैं तो हम फ्रंट में ना लगाएं, हम इन बिटवीन या क्राउन के एरिया में लगाएं ताकि जो है वो बाकी बालों के साथ जो है इंटरमिक्स हो जाएं और उनमें जो है इस तरह से ज़्यादा फीलिंग ना आए हुँ, जनाब। समझ गया, ठीक है। तो चलिए सर, मैं अगली चीज़ पे आता हूँ। ये जो स्किन व्हाइटनिंग इंजेक्शंस होते हैं, ये लगवाना सेफ होते हैं? आजकल जो है जैसे बाकी कॉस्मेटिक चीज़ों का ट्रेंड है, स्किन वाइटनिंग का भी जो है हर एक को जो है ना बड़ा ट्रेंड है कि जी मैंने वाइट होना है। अब पहली बात तो ये है कि नो डाउट ये स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन आजकल कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, बट एक जो मिसकंसेप्शन है कि भई इससे आपका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, इस तरह नहीं होता। इससे बेसिकली बस आप ये कह सकते हैं कि आपका एक टोन कलर जो है वो इम्प्रूव हो सकता है या आपकी स्किन का जो टेक्सचर है बेसिकली इम्प्रूव हो सकता है। जो व्हाइटनिंग इंजेक्शन है इसके अंदर बेसिकली ना ग्लूटाथायोन होता है। जो ग्लूटाथायोन है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है और दूसरा जो हमारी बॉडी के अंदर एक कलर जिसको पिगमेंट कहते हैं, मेलानिन पिगमेंट जो होता है, वो उस पिगमेंट की जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करता है। जब उसकी प्रोडक्शन रिड्यूस होती है तो आपका कलर जो है वो इम्प्रूव होता है। बट इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप एक दफ़ा ट्रीटमेंट से आपको इम्पैक्ट इफ़ेक्ट नहीं आता। आपको इसके सेशंस कराने पड़ते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि अगर 100% जो है लोगों में इफ़ेक्ट नहीं भी आता, मतलब ये नहीं है कि हर किसी ने कराया तो हर किसी को इफ़ेक्ट आएगा जो है ना। और तीसरी बात ये चीज़ भी होती है कि जब आपने ये करा लिया है, तो उसके बाद ये लाइफ़ लॉन्ग नहीं चलता। फिर आपको इसकी बूस्टर डोज़ेज़ या इस तरह से लगवानी पड़ती रहती हैं, तो मतलब फिर आपका कुछ इफ़ेक्ट मेंटेन रहता है। लेकिन हुँ। इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लाइक ये आपको एलर्जिक रिएक्शन करा सकता हुँ। है, आपके किडनी पे इफ़ेक्ट कर ओह सकता हो, है, हो! आपके लिवर पे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आपने उससे पहले उसके ब्लड टेस्ट कराने होते हैं और फिर आपने मॉनिटर करना होता है। और साथ में ये जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं, उनमें भी हम कहते हैं कि भई आप लोग अवॉइड करें इन इंजेक्शंस को। चलिए अब आते हैं सर बर्न और ट्रॉमा जो रिस्ट्रिक्शंस पे। ये जो ऑब्वियसली लोग जल जाते हैं, इनकी भी आप डेफ़िनेटली जैसे आपने बताया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरीज़ कर रहे होते हैं। नॉर्मली तो मैंने ये सुना है कि पहले तो ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। जो बेचारा जल गया उसकी सारी ज़िंदगी अब बॉडी बेचारा वही लेके चलता है। अच्छा, कुछ लोग मैंने ये देखे हैं कि अब तो मैंने देखा माशाल्लाह वो जल्दी से लेके जाते हैं हॉस्पिटल में और माशाल्लाह बिल्कुल प्यारी खूबसूरत सी उसकी स्किन दोबारा से आ जाती है। कुछ क्या आई डोंट नो क्या वो यूज़ करते हैं, मैंने सुना है कि वो कोई अपना लगा के मेडिसिन्स लगा के उसको अच्छे से कवर कर देते हैं, फिर वो निशान आते ही नहीं पड़ते। लेकिन जिन लोगों को कुछ साल पहले से काफ़ी साल पहले जल चुके हैं और फिर निशान है, उनकी भी अभी सर्जरी करके वो ठीक हो सकते हैं? देखिए इसमें ना 2 चीज़ें हैं, जो बर्न होते हैं ना, बर्न में एक आप समझ लें कि एक्यूट बर्न होते हैं यानी कि ताज़ा-ताज़ा एक पेशेंट जला है। एक होता है जो पहले जैसे आपने बताया कि पहले जला था अब उसकी वजह से उसके प्रॉब्लम्स हैं जो है ना, मतलब हम उसको कहते हैं कि जी बर्न की वजह से जो उसके स्क्वेले है या जो उसकी मतलब कि बाकियात हैं वो चीज़ें हैं जो है ना बेसिकली। जो एक्यूट बर्न होते हैं, ताज़ा जले होते हैं, उसमें हम सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देते हैं कि आप उसको वॉश करें। एक मिसकंसेप्शन है कि भई उसके ऊपर पानी नहीं डालना, लेकिन ये मिसकंसेप्शन गलत है, आपने उसको हुँ, वॉश करना है।
आपने जो ताज़ा पानी आ रहा होता है, रनिंग टैप वाटर जिसको हम कहते हैं, टूटी का पानी, उससे आपने 10 मिनट उसको वॉश करना है, हुँ, ताकि जो उसका जो बर्निंग प्रोसेस है वो ठंडा हो, कूलिंग इफ़ेक्ट आए उसके ऊपर जो है। फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप उसको भई आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल ले जाएँ। वहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें टॉपिकल क्रीम्स होती हैं, डिफरेंट मॉडर्न ड्रेसिंग्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। वो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि जो इसके स्कार्स के इफ़ेक्ट हैं या बाकी चीज़ें हैं उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें जो है ना। जो दूसरी बात है, आपने बताया कि जो पुराने जले हुए हैं, उनमें हमने फिर देखना होता है कि अब करंटली उसका प्रॉब्लम क्या है। अब जो करंटली प्रॉब्लम है, जैसे आपको एक बंदा जल गया है, अब उसका जलने के बाद जो है बाजू इस तरह से अकड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं लाइक कंट्रैक्चर उसका बन गया है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो उसका ना फंक्शन प्रॉब्लम है, यानी कि वो अपने उसको सीधा नहीं कर सकता, अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। तो हमने जब भी कोई सर्जरी करनी है, तो पहली इंपॉर्टेंस हमने फंक्शन को देनी है, कि उसका हुँ, फंक्शन जो है हमने उसको रीस्टोर करना है। हुँ, जब उसका फंक्शन रीस्टोर हो जाता है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है कि भई उसकी एस्थेटिक या उसकी लुक है, उसको हमने इम्प्रूव करना हुँ, है। तो उसके लिए फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे हमने पीआरपी की बात की, माइक्रो नीडलिंग है, नैनो फैट है, मतलब इस तरह से, या फ्रैक्शनल CO2 लेज़र्स हैं। इस तरह की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल है, जो उनको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती हैं। बट उसमें भी यही होता है कि एक तो मल्टीपल सेशंस आपको चाहिए होते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप 100% जो है कमिट नहीं कर सकते कि भई इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बट आप उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, और हर पेशेंट का रिस्पॉन्स उसमें वेरिएबल होता है। वो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है आप चल रहे होते हैं कि ट्रीटमेंट कैसी जा रही है या किस तरह से है जो है ना। अच्छा चलिए बहुत शुक्रिया। मुझे ना एक और चीज़ बताएँ कि नॉर्मली घरों में मैंने ये देखा है कुछ जल जाता है तो शहद लगा लिया, ये सरसों का तेल लगा लिया, ये चीज़ें ठीक है, मैंने पहली दफ़ा सुना है कि 2 लोग मतलब अच्छी तरह। तो जैसे फिर वही कह रहा हूँ ना हम लोगों ने अपना बस खुद ही से मिथें बनाई हुई हैं, खुद ही से अपने टोटके बनाए हुए हैं। तो मुझे बताइए शहद लगाना कैसा? और ये सरसों का तेल? देखें, हम जो मेडिकली मतलब एज ए प्लास्टिक सर्जन जो है, वॉश करने के बाद हम डिफरेंट क्रीम्स जो इसमें यूज़ करते हैं, उसके अंदर जैसे शहद की आपने बात की है, तो शहद भी एक मेडिकली प्रूवन ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो पुराने दौर में भी हुँ, यूज़ होती थी, अभी भी यूज़ होती है जो है ना। हमने डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर उसके ट्रायल्स किए हैं, तो उसका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ना एक न्यूट्रिशन भी होती है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सोजिश को कम करने वाला इफ़ेक्ट भी होता है, और इसके अंदर पेन को रिड्यूस करने वाला एलिमेंट भी होता है। तो हुँ। टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए अगर आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप मतलब उसको ज यूज़ अभी कर आप सकते हैं। ताज़े-ताज़े जल गए हो, इतना ज़्यादा नहीं जले हो कि आपको डॉक्टर पे जाना पड़े, क्योंकि लोग जल जाते हैं ना, तो वो जल्दी से शहद लगाते हैं। अच्छा शहद तो आपने प्रूव कर दिया। अब सरसों का तेल और पेस्ट, ये 2 चीज़ें बड़ी ज़्यादा लगी। देखिए जो है, सरसों का तेल अभी तक हमने इस तरह से मेडिकली प्रूवन यूज़ नहीं किया, और पेस्ट वगैरह भी जस्ट एक टेम्परेरी टोटका आप कह सकते हैं, बट उस तरह से प्रूवन चीज़ नहीं है कि आपके उसको वो इफ़ेक्ट करे, क्योंकि लोगों के पास जो भी चीज़ उस एरिया को ठंडी करने के लिए पड़ी होती है, तो वो उसके ऊपर वो लगा लगा देते हैं जो है ना। तो इसलिए मैं कोई 100% इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह की चीज़ों को जो है वो लगा के यूज़ करना शुरू अच्छा कर इसमें दें। एक और चीज़ है, मैंने ना मुझे याद नहीं आ रही, कोई बेकरीज़ होती है ना, वो अपना कोई एक उन्होंने तैयार किया होता है लोशन सा, कि जी जलने पे हम ये लगाते हैं, और हमने सुना भी है कि फैमिली में लोगों ने लेके भी रखा होता है, कोई जल गया तो जल्दी से वो लगा दो। उन्होंने खुद से अपने बनाए होते हैं कि आप वो लगाना ठीक है या गलत है। अब मुझे बेकरी का नाम नहीं याद आ रही, शायद आई डोंट नो कौन सी है, नाम भी नहीं ले सकता, बड़ी बेकरी है। लेकिन क्या उन्होंने इस तरह के अपने तैयार किए होते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे लोग जलते रहते हैं, ऑयल गिरता रहता है, तो उन्होंने अपने सॉल्यूशंस तैयार किए होते हैं कि वो जल्दी से लगा दो। अब उसके अंदर भी इसी तरह से है कि जब तक उसमें मुझे हाँ, इंग्रेडिएंट का नहीं पता इंग्रीडिएंट नहीं चलेगा, तो पता। मैं उस पे कमेंट नहीं कर मैं सकता समझ जो गया, है मैं ना। समझ गया। मतलब मैं ये समझा हूँ कि जी अगर कभी कोई जल जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप शहद लगा दो। और नहीं, अगर ज़्यादा, आप पहले तो वॉश करें। हाँ, वॉश वॉश करना। करने के बाद जो है आप कोशिश करें कि आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। हाँ, आपको लगता है कोई ऐसा टाइम पीरियड है, आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है, रात के टाइम में है, कहीं जा नहीं सकते, तो आप शहद को एज़ अ रेमेडी यूज़ करके जो है ना आप यूटिलाइज़ कर हुँ। सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मुझे माशाल्लाह काफ़ी डॉक्टर्स ने ये कहा है, अगर किसी को वही बात है कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए तो वो इंशाल्लाह आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही रिकमेंड कर देंगे। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई बंदा हमारे तवज्जुह से आपको मैसेज करता है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उनको कम से कम 50% डिस्काउंट दो। थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर जो है इस चीज़ को कंसीडर करूँगा,
और जितना पॉसिबल हो सकेगा, इवन 50% इवन उससे ज़्यादा भी पॉसिबल होगा, जो भी सिचुएशन होगी मैं उसको ज़रूर कंसीडर करूँगा, और आपके रेफरेंस से जो भी पेशेंट आएगा उसको मैं मतलब अपनी तरफ से मैक्सिमम फैसिलिटेट करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और इस वीडियो के नीचे अगर कोई हमारी ऑडियंस हमसे कोई क्वेश्चन करती है तो प्लीज़ उसका रिप्लाई भी कर दीजिए। जी ज़रूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं जो है ना। डॉक्टर साहब आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट, ताकि हमारे जहन में किसी भी तरह का कोई वसवसा, कोई सवाल या कोई वहम है, उसे दूर किया जा सके। इसी तरह से और बहुत से डॉक्टर्स का पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हम इसी तरह आपसे बहुत ज़्यादा डॉक्टरों का नॉलेज ला सकें। थैंक यू। थैंक यू।